Hello everyone, welcome you to our YouTube channel Smart Study Approach. जो भी स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की एग्जाम देने वाले हैं, आपको पता है कि एग्जाम बहुत जल्दी आ रही है और आपके पास टाइम बहुत कम है। आज मैं लेकर आई हूँ टॉपिक शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा। हम इसको स्मार्ट तरीके से कम समय में कैसे अच्छे से प्रिपेयर करें कि हम इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले ईएसबी के द्वारा जारी जो टाइम टेबल जो हमारा सिलेबस है वह हम देख लेते हैं। सबसे पहला है बाल विकास का परिचय, जिसके अंदर हम देखेंगे कि बेसिक में जानेंगे कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें बाल विकास है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, वह क्या कहता है, वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, परिपक्वता क्या होती है, यह सब हम बाल विकास के बारे में देखेंगे। देन इसमें लिखा है कि बुनियादी अवधारणा है, वृद्धि विकास को परिलक्षित करने वाले सिद्धांत, इन सभी के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। देन नेक्स्ट आ जाएगा हमारा शाला पूर्व शिक्षा परिचय, जिसमें हम यह देखेंगे कि शाला पूर्व शिक्षा अवधारणा क्या होती है एवं औचित्य क्या होता है, आयु अनुरूप सीखने की श्रेणियों और स्तर, ठीक है, भाषा विकास, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, सृजनात्मक विकास एवं सौंदर्य बोध का विकास। देन हम देखेंगे कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ऐसे बच्चे जिनका विशेष ट्रीटमेंट हमको रिक्वायर्ड होता है उनको पढ़ाने में, उनको किसी भी चीज को समझाने में, ठीक है। उनकी पहचान कैसे करें, उनके उस क्या क्या सुविधाएं, हमको कैसी संस्थाएं उनको देनी चाहिए, इन सब के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। देन आएगा बाल देखभाल एवं संरक्षण। हमको बच्चों की देखभाल कैसे करनी है, उनकी संरक्षण की क्या क्या अवधारणा है, क्या संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल होती है, अनाथ जो बच्चे होते हैं उनको किस तरीके से हमको शिक्षण करना है, उनको कैसे संरक्षण करना है, बच्चे और कानून एकीकृत बाल सुरक्षा योजना, इन सभी के बारे में हम जानेंगे और वो भी कम समय में हम ज्यादा कवर करेंगे, ठीक है। तो यह हमारा टोटल 45 मार्क्स का यहाँ से आने वाला है, इसीलिए हम इस टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाल विकास का परिचय क्या है? बाल विकास का परिचय, इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड डेवलपमेंट। सबसे पहला है कि बुनियादी अवधारणाएं क्या है हमारी बाल विकास की, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट में। सबसे पहला है बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। क्या होता है चाइल्ड डेवलपमेंट? आप देखेंगे बाल मतलब चाइल्ड और विकास मतलब डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसको मिलकर बना चाइल्ड डेवलपमेंट। अब चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या क्या आता है? बाल विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था। जन्म कब होता है बच्चे का? 0 से लेके किशोरावस्था आती है 18 तक, ठीक है। इसके पीरियड की बात यहाँ हो रही है कि जन्म से लेके किशोरावस्था के अंत तक लगभग 18 वर्ष, ठीक है। किशोरावस्था का अंत कहाँ हो जाता है? 18 वर्ष। बच्चों में होने वाले जैविक कौन कौन से परिवर्तन है ये भी आप ध्यान से देखिएगा। जैविक यानी जो हमारा बायोलॉजिकल चेंजेस होने वाला है वह। देन हमारा होगा फिजियोलॉजिकल, ठीक है, या फिर साइकोलॉजिकल जो हमारा चैलेंज होगा वो होगा बच्चों के अंदर, ठीक है। देन हमारा होगा भावनात्मक, जिसको हम बोल सकते हैं इमोशनल, ठीक है। अब हम इन तीनों के बारे में ही, हमारा जो बाल विकास है यह डिपेंड करता है। जो बाल विकास है जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक बच्चों में होने वाले बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल परिवर्तनों का अध्ययन, ठीक है। जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिवर्तनों का अध्ययन क्या कहलाता है? चाइल्ड डेवलपमेंट या बाल विकास का अध्ययन, ठीक है। अब देन हम देखते हैं वृद्धि की वृद्धि क्या होती है। तो ग्रोथ, वृद्धि को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रोथ। वृद्धि मात्रात्मक, ये आप ध्यान रखिएगा कि वृद्धि क्या है? क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव की जो मात्रा है, आप जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, शक्कर, आपने शक्कर का एग्जांपल देखा कि ये क्या है? एक क्वांटिटेटिव, इसको भी हम मात्रात्मक बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वांटिटेटिव कैसे?
1 kg। हम अगर शक्कर लेने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं 1 kg दे दो, ठीक है, 2 kg दे दो। तो ये क्या है मात्रा, हम इसको मात्रा में ले रहे हैं। वैसे ही जो हमारी वृद्धि है वो भी क्या है मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव होती है। जैसे कि ऊंचाई, वजन, वजन हमने देखा हमारा जो सामान्य जो भी हमारे हम मनुष्य हम सभी का एक वजन होता है। हम हर ईयर में या फिर हर टाइम में 6 मंथ में जो वजन है वो घटता बढ़ता रहता है। तो इसी के आधार पर हम हमारा क्वांटिटेटिव परीक्षण करते हैं हमारी बॉडी का, ठीक है। हमारे आपने देखा होगा जो अंग है उनका भी एक बॉडी मास होता है, बॉडी वेट होता है। सो हम उसका भी देखते हैं इसी के द्वारा, क्वांटिटेटिव के द्वारा, ठीक है। हमारी जो ऊंचाई होती है वह भी क्या होती है क्वांटिटेटिव, इसको भी हम नापते हैं कि हम कितने 2 फीट के हैं, 5 फीट के हैं, 7 फीट के हैं। यह सब क्या है, यह सब भी एक मात्रात्मक जो है क्वांटिटेटिव, ठीक है, यह भी वृद्धि के अंतर्गत ही आते हैं। सो आपको यह क्लियर हो गया होगा कि जो वृद्धि होती है मात्रात्मक होती है, जैसे कि ऊंचाई, वजन, अंगों का आकार बढ़ना, इसे मापा जा सकता है। जिन चीजों को मापा जा सकता है वो होती है मात्रात्मक, ठीक है। समझ में आ गया मात्रात्मक का मीनिंग। देन आ जाता है विकास। विकास में आता है डेवलपमेंट, इसको क्या कहते हैं डेवलपमेंट। विकास गुणात्मक क्या है, यह याद रखिएगा आप कि जो हमारी वृद्धि है क्या है, हमारी वृद्धि है वह है क्वांटिटेटिव, क्या है क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक, ठीक है। बट जो हमारा विकास है यहीं से डिफरेंस अगर हम क्लियर कर लेंगे तो हमारे जो भी आंसर रहेंगे वो भी क्या होंगे डायरेक्ट क्लियर रहेंगे कि हाँ भाई जहाँ वृद्धि आई वहाँ क्वांटिटेटिव को क्लिक करना है, और जहाँ पर भी विकास आया वहाँ पर हमारी क्वालिटेटिव आ जाएगा। क्योंकि विकास क्या है एक गुणात्मक है, ठीक है, वहां पर हम गुण देखते हैं, ठीक है, कि क्या गुण है बच्चे के अंदर, तो हम इसको क्या कहते हैं क्वालिटेटिव, ठीक है। तो जो विकास होता है वो क्या होता है गुणात्मक होता है। जैसे कि सोचने समझने की भाषा, सीखने, सामाजिक व्यवहार करने की क्षमता का विकास, यह वृद्धि के साथ साथ चलता है। किसके साथ चलता है, यह वृद्धि के साथ साथ। जैसे ही बच्चा वृद्धि करता है, ठीक है, वैसे ही क्या होता है हमारा विकास भी होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि यह वृद्धि के साथ साथ चलता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने किस बारे में डिटेल में जाना, बाल विकास, वृद्धि एवं विकास में, ठीक है। पर वृद्धि रुकने के बाद, यहाँ पर बात हुई है विकास में कि पर वृद्धि रुकने के बाद भी जारी रहता है। यही इसकी खास विशेषता होती है किसकी, विकास की, कि जो वृद्धि है वह क्या है हमारी एक लिमिट रहती है। फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे ही युवावस्था क्रॉस करी हमारी वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल युवावस्था जो है हमारा 6 फीट के हैं हम। सो जब हम प्रौढ़ावस्था तक पहुंचते हैं, ठीक है, तब भी हमारी हाइट इतनी ही होती है, और जब हम वृद्धावस्था तक पहुंचते हैं जब भी हमारी हाइट इतनी ही होती है। तो क्या होता है वृद्धि की एक लिमिट होती है, ठीक है। बट विकास जो हमारे बॉडी के अंदर विकास हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, वह वृद्धि के रुकने के बाद भी जारी होता है, ठीक है। यही हमारा क्या होता है प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। देन आता है परिपक्वता, जिसको हम कहते हैं मैच्योरेशन, ठीक है। परिपक्वता, मैच्योरेशन। परिपक्वता जैविक रूप से निर्धारित परिवर्तनों की एक श्रृंखला है, ठीक है। परिवर्तन जो होते हैं उनमें वह क्या एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें परिवर्तन होते हैं, उसकी एक श्रृंखला होती है, ठीक है। श्रृंखला मतलब आप समझ लीजिए एक चेन होती है, ठीक है, यही होती है श्रृंखला, ठीक है। सो जो व्यक्ति को नई क्षमताओं को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है तो हमारे अंदर क्षमता बढ़ती है सोचने समझने की, जिससे कि क्या करते हैं हमारी नई नई क्षमताओं की उत्पत्ति होती है, और हम क्या करते हैं अच्छा सोच सकते हैं, ऐसा हम सक्षम बन जाते हैं। कब बन जाते हैं, जब हम मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए एक बच्चा जब तक नहीं चल सकता जब तक कि उसके पैर की मांसपेशियां, किसकी बात हो रही है मांसपेशियों की बात हो रही है, और हड्डियां जो हमारी बोन्स है चलने के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व यानी मैच्योर, ठीक है, कि चलने के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व ना हो जाए,
ठीक है। ये हमने एक बहुत अच्छा उदाहरण देके समझाने की आपको कोशिश की है कि एक बच्चा तब तक नहीं चल सकता जब तक उसके पैर की मांसपेशियां और हड्डियां चलने के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व ना हो जाए। ठीक है, सो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स की परिपक्वता मैच्योरेशन क्या होता है। हमने बाल विकास, वृद्धि, विकास और परिपक्वता को समझा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारा जो आगे का वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले जो भी प्रिंसिपल है ऑफ और जो डेवलपमेंट है इसके बारे में। ठीक है, सो निरंतरता का सिद्धांत क्या है? निरंतरता का सिद्धांत है जो कारक वाले सिद्धांत है उसकी बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। ठीक है, प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं हम। क्या क्या प्रिंसिपल है? सबसे पहला है निरंतरता का सिद्धांत, मतलब कंटिन्यूटी। आप किसी भी चीज को निरंतर कर रहे हैं, ठीक है, डे बाय डे हम उस चीज को कर रहे हैं प्रॉपर, उसको हम क्या कहते हैं? निरंतर। ठीक है, और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंटिन्यूटी। और कंटिन्यूटी का सिद्धांत क्या है? ये किसके अंदर है? वृद्धि एवं विकास में। सो वह है विकास एक सतत प्रक्रिया है। क्या है? सतत प्रक्रिया है, मतलब चलने वाली प्रक्रिया है, सतत, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको? जो चलने वाली प्रक्रिया है विकास, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। ठीक है, आपने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद आपने पहले तर्क करना सीखा, फिर आपने देखना सीखा, आपने सुनना सीखा, आपने बोलना सीखा, चलना सीखा, खाना सीखा, सोचना सीखा, फिर आपने नए नए डिसीजन लेना सीखा। ठीक है, यह सब आप क्या कर रहे हैं? सीख ही रहे हैं। और यह जो विकास की प्रक्रिया है आपकी बॉडी के अंदर, यह निरंतर चल ही रही है। आपकी मृत्यु होने से पहले तक यह प्रोसेस चलती ही रहती है। ठीक है, सो यह होता है निरंतरता का सिद्धांत। अब हम देखते हैं व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। क्या होता है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो होते हैं प्रत्येक बच्चा जो होता है अद्वितीय होता है। क्या होता है? अद्वितीय, जिसकी हेडिंग है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। अद्वितीय किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? अद्वितीय किसे कहते हैं? तो अद्वितीय मतलब जिसके जैसा और कोई ना। ठीक है, हम सबके नाम क्यों करते हैं? कि हमारे नाम के जैसे हर कोई ना हो, हमारी जो क्वालिटी है उसके जैसा हर कोई नहीं होता। ठीक है, भगवान ने सबके अंदर कुछ नई क्वालिटी देकर भेजा है, सबको यूनिक बनाया है। ठीक है, तो अद्वितीय जिसके जैसा दूसरा ना हो उसको कहते हैं अद्वितीय। ठीक है, तो प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है और अपनी गति से विकसित होता है। सबकी एक अपनी अपनी गति होती है। कोई बच्चे 9 मंथ में चलना मतलब पैर लेकर चलना सीख जाते हैं और कोई बच्चे 1.5 साल तक भी नहीं सीख पाते। तो वह किस कारण होता है? बच्चे की जो अपनी खुद की जो बॉडी के थ्रू जो विकसित हो रहा है, गति है, जो उसकी चाल है, जिस चाल से वो अपनी बॉडी को विकसित कर रहा है, विकसित हो रही है उसकी बॉडी, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट वन है समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। ठीक है, क्या है? प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। विकास एक निश्चित क्रम का पालन करता है। क्या करता है? जो विकास होता है हमारी बॉडी में वह निश्चित क्रम का। ठीक है, मतलब 1 बाय 1, पहले सोचना, फिर देखना, फिर सुनना, फिर बोलना। ठीक है, तो यह क्या है? एक निरंतर प्रक्रिया है या फिर एक क्रम की प्रक्रिया है। ठीक है, आप खाना खाते हैं तो पहले आप मुंह से ले रहे हैं, फिर इसोफेगस से जाता है, फिर स्टमक में जाता है। तो यह एक प्रोसेस है और एक क्या है? क्रम है। ठीक है, कि पहले यहीं से जाना है, यहाँ पे पचना है, यहाँ पे एब्जॉर्ब होना है, यहाँ से एनर्जी निकलना है। ठीक है, तो यह एक क्या है? क्रम है। तो विकास एक निश्चित क्रम का पालन करता है। उदाहरण के लिए सभी बच्चे पहले बैठना सीखते हैं। ठीक है, क्या हुआ? बच्चों ने क्या करा? पहले बैठना सीखा, फिर बच्चे फिर घुटनों के बल चलना सीखते हैं, फिर खड़े होकर चलना सीखते हैं। ठीक है, आपने किसी भी बच्चे को डायरेक्ट चलना तो नहीं सीखते देखा होगा। पहले बच्चे बैठे, फिर उन्होंने घुटनों के बल चलना सीखा, फिर उन्होंने खड़े होकर चलना सीखा। ठीक है, सो यही होता है
जो होता है हमारा जो प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, समान प्रतिमान का सिद्धांत, ठीक है। देन होता है विकास की दिशा का सिद्धांत। क्या आता है? विकास की दिशा का सिद्धांत आता है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, सिर पदोन्नति या बोल सकते हैं सिर पदोन्मुखी सेफल कैउडल। विकास सिर से पैर की ओर होता है। कहाँ से होता है? सिर से पैर की ओर होता है विकास। देन हमारा जो है वो आ जाता है, नेक्स्ट वन है एकीकरण का सिद्धांत। क्या आ जाता है? एकीकरण का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत बच्चा पहले सामान्य प्रतिक्रिया करना सीखता है और फिर विशिष्ट प्रतिक्रिया सीखता है। क्या सीखता है? जो हमारा एकीकरण का सिद्धांत है वह क्या कह रहा है? पहले हमने क्या देखा? यूनिफॉर्म पैटर्न का सिद्धांत देखा। अब हम देख रहे हैं एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। बच्चा पहले सामान्य प्रतिक्रियाएं करना सीखता है और फिर विशिष्ट प्रतिक्रियाएं करना सीखता है। सामान्य प्रतिक्रिया से क्या आशय है? नॉर्मल जो है कि सुनेगा, देखेगा, है ना, जो है फिर वह बोलेगा, ठीक है। फिर विशिष्ट प्रतिक्रिया में क्या? कि वह बैठ रहा है, उठ रहा है, चल रहा है, भाग रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गई? विशिष्ट प्रतिक्रिया हो गई, मस्ती कर रहा है, ठीक है। फिर आ जाता है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, ठीक है। जो विकास होता है उसकी क्या होती है? भविष्यवाणी की जा सकती है। यह क्या है? हमारा सिद्धांत है, डेवलपमेंट ऑफ प्रिडिक्टेबल, है ना। आजकल क्या होता है, कई एस्ट्रोलॉजर है जो पहले से ही प्रिडिक्ट कर देते हैं कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। वैसे ही जो विकास होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसकी भी भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास के पैटर्न को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बच्चा आगे किस प्रकार विकसित होगा, ठीक है। कहीं बच्चे होते हैं जो बहुत शांत नेचर के होते हैं, है ना, बहुत मस्ती बिल्कुल नहीं करते, एकदम शांति से उनकी जो दिनचर्या है उसमें वो रहते हैं। सो हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि ये आगे जाकर भी वैसा ही रहेगा, चुप चुप जो शांत बच्चे होते हैं। कोई बच्चे बहुत चंचल स्वभाव के होते हैं, है ना, रोना, दिन भर रोना या फिर मस्ती करना। सो हम ये कह सकते हैं कि बड़े होकर भी यह कुछ इस तरीके से ही होगा, ठीक है। सो यहाँ कहा गया है कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, ठीक है। विकास के पैटर्न को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बच्चा आगे किस प्रकार का विकसित होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं विकास के महत्वपूर्ण चरण, इंपोर्टेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। प्रसव पूर्व अवस्था, ठीक है। क्या होता है? प्रसव पूर्व अवस्था होती है। इंपोर्टेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, पहला है प्रसव पूर्व अवस्था, जो है पेरनेटल स्टेज होती है हमारी, प्रीनेटल स्टेज होती है गर्भाधान के जन्म तक। कहाँ से होती है? गर्भाधान से जन्म तक। फिर होती है शेषवावस्था। क्या होती है? शेषवावस्था। पहले हमने क्या देखी? गर्भधान से जन्म तक की, जिसको हम प्रीनेटल स्टेज बोलते हैं। देन आती है शेषवावस्था, इन्फेंसी, ठीक है। इन्फेंट होते हैं वो क्या होते हैं? शिशु होते हैं, ठीक है। इन्फेंट होते हैं वो होते हैं शिशु, पर यहाँ पर कहा गया है शेषवावस्था, तो शेषवावस्था इन्फेंसी हो जाएगा, ठीक है। इसको जो होता है वही होती है शेषवावस्था, जिसमें जो जन्म से 2 वर्ष तक, कहाँ से होती है शेषवावस्था स्टार्ट? जन्म से 2 वर्ष तक यह होती है हमारी शेषवावस्था। देन होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसको हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। अर्ली मतलब पहले, चाइल्डहुड मतलब बाल्यावस्था। सो प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसमें 2 से 6 वर्ष तक। कहाँ से कहाँ तक होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था? प्रारंभिक की बात की गई है, ओनली बाल्यावस्था की बात नहीं की गई है। सो जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है वो होती है 2 से 6 वर्ष, ठीक है। देन आती है उत्तर बाल्यावस्था। क्या आती है? उत्तर बाल्यावस्था। इसमें क्या आता है? उत्तर जो आ रहा है उसका मीनिंग क्या है यहाँ पर? लेटर, ठीक है। उत्तर का मीनिंग है यहाँ पर लेटर, और बाल्यावस्था का आपको पता ही है, चाइल्डहुड, ठीक है। सो उसकी एज क्या होती है? 6 से 12 वर्ष। स्टूडेंट्स, मैं आपको यह क्लियर कर देती हूँ कि जो बाल्यावस्था होती है वह कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? जो हमारी 2 साल से लेके 12 वर्ष की उम्र जो हो जाती है वो हो जाती है बाल्यावस्था की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था
सो वो हो जाएगा 2 से 6, और फिर आ जाएगा उत्तर बाल्यावस्था, तो वो आ जाएगा 6 से 12। ठीक है, क्लियर। फिर आ जाता है किशोरावस्था। ठीक है, ये क्या पढ़ रहे हैं हम, विकास के महत्वपूर्ण चरण पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। किशोरावस्था जिसको एडल्टरेंस बोलते हैं, नहीं एडोलसेंस बोलते हैं, ठीक सॉरी, एडोलसेंस जो होता है उसमें 12 से 18 वर्ष तक। ठीक है, कहाँ से, 12 से 18 वर्ष तक। 12 से लेके 18 वर्ष तक की जो आयु के बालक होते हैं इनको हम बोलते हैं किशोर। ठीक है, क्या बोलते हैं, किशोर। और यही जो अवस्था होती है इसे किशोरावस्था बोलते हैं। ओके, क्लियर है, किशोरावस्था किसे कहते हैं। देन आ जाता है आनुवंशिकता और पर्यावरण का बाल विकास। क्या आ जाता है, आनुवंशिकता और पर्यावरण का बाल विकास का जो प्रभाव पड़ता है वह। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। तो सबसे पहला है आनुवंशिकता, जिसको हम कहते हैं हेरिडिटी। बच्चे को अपने माता पिता से जीन के माध्यम से कुछ विशेषताएं मिलती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब बालक जन्म लेता है तो हम देखते हैं कि अरे इसकी आंखें तो इसके पिता पर गई है, अरे इसकी जो नाक या मुंह का जो हिस्सा है ये इसकी माता पर गया है, या फिर इसका गोल चेहरा है। ठीक है, ये सब हम बच्चे के जो है रंग रूप को देखकर कहते हैं कि यह इसके माता पे या इसके पिता पे। ठीक है, ये हम डिफरेंस निकालते हैं। तो यह क्या होती है, आनुवंशिकता होती है। बच्चे को अपने माता पिता से जीन के माध्यम से कुछ विशेषताएं मिलती है, जैसे कि आंखों का रंग, ठीक है, बालों का रंग, ऊंचाई और कुछ हद तक बुद्धि भी। ठीक है, क्या क्या होती है, आंखों का रंग। इन केस कभी बच्चों की अपने जो पेरेंट्स की आंखें होती है ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, सो कई बार क्या होता है एज इट इज बच्चों की भी आंखें ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, सो बालों का रंग, ठीक है, और जैसे डार्क ब्लैक कलर का बालों का रंग रहा मम्मा का, सो बच्चों के भी एकदम डार्क ब्लैक कलर के बाल आएंगे। ठीक है, ऊंचाई है, कई जो मम्मियाँ होती है, ठीक है, उनके पेरेंट्स होते हैं उनकी हाइट ज्यादा होती है, तो बच्चों की भी हाइट क्या होती है, ज्यादा ही होती है। कई जगह ऐसा देखा गया है कि माता पिता की हाइट बहुत कम है, तो बच्चे भी उसी उसी तरीके से कम हाइट के होंगे। ठीक है, और नॉलेज, बुद्धि जो होगी उसमें भी यही होता है कि जिस तरीके के माता पिता होते हैं वैसे ही बच्चे हो जाते हैं। फिर होता है पर्यावरण, एनवायरमेंट। बच्चे का पालन पोषण कैसे होता है, उसे कैसा पोषण मिलता है, वह कैसे स्कूल जाता है, उसके दोस्त कैसे हैं, और वह किस संस्कृति में रहता है, यह सभी कारक उसके विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, क्या क्या कारक है, स्कूल जाता है कैसे है वो, उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, अगर अच्छी संगति में रहेंगे बच्चे तो अच्छा फ्यूचर होगा। ठीक है, और बुरी संगत में रहते हैं जो बच्चे, उनका जो फ्यूचर होता है वो भी क्या होता है, वो गलत गलत कार्यों को करना सीख जाते हैं, गलत सोच उनकी डेवलप हो जाती है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो जिस एनवायरनमेंट में रहे वो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो, बहुत पॉजिटिव है, और अच्छी संगति वाले लोग उनके आसपास रहे। ठीक है, और वह किस संस्कृति में रहता है, हमारी जो जैसे हमारी भारतीय संस्कृति है। ठीक है, हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है। ठीक है, इसमें कुछ प्लस पॉइंट भी कुछ नेगेटिव भी है, तो हम अच्छी संस्कृति जो हमारे बच्चों को दे सकते हैं वो हम देंगे। ठीक है, तो वह किस संस्कृति में रहता है यह भी बहुत इफेक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर। ये सभी जो कारक होते हैं उसके विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, देन आ जाता है प्रकृति वनाम पोषण विवाद, नेचर वर्सेस नेचर डिबेट। ठीक है, सो वह बहस इस बात पर केंद्रित है कि क्या विकास मुख्य रूप से आनुवंशिकता यानी प्रकृति या पर्यावरण पोषण से प्रभावित होता है। आधुनिक दृष्टिकोण यह है कि दोनों का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, किन दोनों का, प्रकृति का भी और पोषण का भी, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों। ठीक है, दोनों का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, फिर आ जाता है प्रीनेटल विकास। प्रीनेटल विकास क्या होता है यानी प्रीनेटल डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बारे में अब हम देखेंगे। सो गर्भाधान जो हमारा कंसेप्शन होता है, इसमें क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से युग्मज यानी जाइगोट बनता है। आपको पता ही है कि जो हमारे शुक्राणु है, ठीक है,
वह मिल जो हमारे शुक्राणु है वह, और जो हमारे अंडाणु है वह, ठीक है। यह दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक युग्मज बनाते हैं, या फिर इसको युग्मनज भी बोलते हैं, ठीक है। यह दोनों मिलकर बनाते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, है ना, ठीक है। क्या बोलते हैं, जाइगोट। यह बनता है, ठीक है। यह होता है, क्या होता है, गर्भाधान। यह जो प्रोसेस होती है जिसमें शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, इसी को ही हम क्या कहते हैं, वह गर्भाधान, यानी कॉन्सेप्शन। देन आ जाता है हमारा भ्रूण अवस्था। क्या आ जाता है हमारा, भ्रूण अवस्था। इसमें क्या होता है, एम्ब्रियोटिक स्टेज आती है। इसमें क्या होता है, गर्भाधान से 8 सप्ताह तक, कहाँ से, गर्भाधान हुआ, ठीक है, जाइगोट बना हमारा। देन इसके 8 जो वीक होते हैं, 8 सप्ताह की बात हो रही है, ठीक है। उसमें इस दौरान प्रमुख अंग और शारीरिक संरचनाएं विकसित होती है, ठीक है। अंग बनता है और कुछ शारीरिक संरचनाएं बनती है। जो हमारे 8 वीक्स का पीरियड है उसकी बात की जा रही है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियोटिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज भी बोलते हैं, या फिर भ्रूण अवस्था, ठीक है। देन आ जाता है हमारा गर्भस्थ शिशु अवस्था। क्या आ जाता है, गर्भस्थ शिशु अवस्था, जिसको हम बोलते हैं फिटल स्टेज। 90 सप्ताह में जो जन्म तक का समय होता है, इस दौरान अंगों का विकास जारी रहता है, ठीक है। जो हमारा नवा वीक चालू हुआ, यहाँ से लेके जो हमारा जन्म होगा बालक का जन्म कितना टाइम में होता है, 9 मंथ में होता है, ठीक है। सो जो यहाँ से लेके यहाँ तक का पीरियड है, इसके बीच में क्या होता है, निरंतर विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और वे कार्य करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। क्या होता है, जो अंग होते हैं, जो हमारे बॉडी मतलब बच्चों के जो अंग होते हैं, शारीरिक संरचना होती है, वह 9 जो वीक होता है उस पीरियड से लेके जो हमारा पूरा 9 मंथ तक का टाइम होता है, उस टाइम में बच्चा पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है। देन उसके बाद उसका कार्य शुरू कर देते हैं, ठीक है। देन प्रथम 3 वर्ष में विकास, ये हमारी हेडिंग है कि प्रथम 3 वर्ष में क्या क्या डेवलपमेंट होता है, ठीक है। डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 3 ईयर, उसके बाद उसके बारे में हम बात करेंगे। सो तीव्र शारीरिक विकास, सबसे पहली हेडिंग है तीव्र शारीरिक विकास। लंबाई और वजन में तेजी से वृद्धि, ठीक है। इसकी बात ये हो रही है, किसमें हो रही है, पहले के प्रारंभिक 3 साल में, ठीक है। 3 साल के बच्चे की बात हो रही है कि लंबाई और वजन में तेजी से वृद्धि होगी। संवेगी और गयात्मक विकास, देखने में, ठीक है, सुनने में, छूने में। आप किसी चीज को टच कर रहे हैं, कोई चीज हॉट है, आप उसको बच्चा उसको टच करेगा, तो जैसे ही टच करेगा उसे पता चल जाएगा कि यार ये हॉट है। इसमें हमारी जो उंगलियां है वह दर्द होती है, जलती है, ठीक है। कोई चीज ठंडी है, मान लो बर्फ है, बर्फ पे हाथ रखेगा बच्चा, उसे पता चलेगा यार यह ठंडा होता है, ठीक है। सो छूने से, स्वाद लेने से, आप कुछ खा रहे हो, आप बच्चे को कुछ खिला रहे हो, ठीक है। सो आप फॉर एग्जाम्पल उसे करेले का जूस पिला रहे हो, सो उसे रियलाइज होगा कि यार ये कितना कड़वा है, ठीक है। आप उसे शुगर खिला रहे हो तो उसे रियलाइज होगा यार ये मीठा है, ठीक है। धीरे धीरे उसको यह जानने की मतलब यह जानना, उसको लगता है कि यार यह ऐसा इसका टेस्ट है। अगर हम शुगर खाएंगे तो वो हमको मीठी लगेगी, ठीक है। तो आप उसे नींबू खिलाएंगे, नींबू का टच करवाएंगे तो उसे खट्टा लगेगा, ठीक है। तो यह संवेदी और जो गयात्मक विकास होता है उसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। यह सब क्षमता उसके अंदर इस एज में डेवलप हो जाती है, ठीक है। किस एज में, प्रारंभिक 3 वर्षों के बीच में, ठीक है। स्थूल गयात्मक कौशल, जिसे जैसे कि बैठना, ठीक है, क्या होता है, जैसे कि बैठना, चलना, और सूक्ष्म गयात्मक कौशल, जैसे कि उंगलियों से चीजों को पकड़ना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, गयात्मक कौशल, सूक्ष्म गयात्मक कौशल। गयात्मक कौशल में आपको समझ में आ गया क्या होता है, बैठना, ठीक है, चलना, ठीक है, यह सब आ जाता है गयात्मक कौशल में। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि सूक्ष्म गयात्मक कौशल, ठीक है, इसके अंदर क्या आता है, तो इसके अंदर आता है
जैसे कि उंगलियों की जो उंगलियां होती है, उंगलियों से चीजों को पकड़ना। जो हमारी फिंगर होती है या फिर हमारी जो उंगलियां होती है, इससे क्या होता है, चीजों को पकड़ना। ठीक है, यह होती है इनकी सहायता से चीजों को पकड़ना। सो इसी को आप बोलते हैं सूक्ष्म गयात्मक। ठीक है, सूक्ष्म मतलब जो छोटी छोटी चीजें होती है। ठीक है, सो सूक्ष्म गयात्मक, उंगलियों से चीजों को पकड़ना। ठीक है, यह आ जाता है हमारे संवेदी और गयात्मक विकास के अंदर। ठीक है, इसमें इन चीजों का विकास होता है। ठीक है, आपने देखा बच्चे हर चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ भी चीज रखी है उसको पकड़ेंगे। तो ये विकास होता है, यह जो प्रारंभिक 3 वर्ष होते हैं उनके अंदर होता है। ठीक है, देन संज्ञानात्मक विकास, भाषा सीखने की शुरुआत, वस्तुओं और लोगों की पहचान करने की क्षमता और समस्या समाधान कौशल का विकास। वो जो कौशल होता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो कौशल होता है, उसका डेवलपमेंट इस एज में होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सामाजिक और भावनात्मक विकास। ठीक है, क्या आ जाता है, सामाजिक और भावनात्मक विकास, माता पिता और अन्य देखभाल करने वालों के साथ लगाव। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि बहुत जो माता पिता होते हैं, ठीक है, वह उनकी बच्चों की बहुत केयर करते हैं। ठीक है, या फिर वह आया रखते हैं कि वह उनकी बच्चों की केयर टेकर बने, उनकी देखभाल करे। ठीक है, सो माता पिता और अन्य देखभाल करने वालों के साथ जो बच्चों का लगाव हो जाता है, ठीक है, उनका विकास होने लगता है। भावनाओं को व्यक्त करना, बच्चे जो सोचते हैं, जो उनके माइंड में चल रहा होता है, ठीक है, जो उनकी भावनाएं होती है, उनके बारे में वह बताने लगते हैं, किनको, जिनसे उनको लगाव होता है, माता पिता से। ठीक है, दूसरों के साथ बातचीत करना, इस एज में वह दूसरों से बातचीत करना भी सीख जाते हैं। ठीक है, कि आपसे कोई बात कर रहा है, बच्चों से कोई बात कर रहा है, तो बच्चे भी फिर उनसे बात करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर उन्हें भूख लगी है तो वह इस बात को सामने मतलब अपने माता पिता से बातचीत करेंगे। ठीक है, कि यह मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है, मुझे सोना है, मुझे उठना है, बैठना है, जो भी। तो बच्चे क्या करते हैं, बातचीत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो प्रारंभ के 3 वर्षों की हम इसमें बात की है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 3 से 6 वर्ष के मध्य का विकास। क्या, 3 से 6 वर्ष के मध्य का विकास, डेवलपमेंट बिटवीन 3 to 6 ईयर। ठीक है, इसमें क्या क्या विकास होते हैं, अभी हमने रिसेंट में क्या पढ़ा, जो प्रथम के 3 वर्ष होते हैं, इनके बारे में बात की थी। अब हम 3 वर्ष से 6 वर्ष के बीच में क्या विकास हो रहा है, इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। सो पहला होता है शारीरिक विकास। ठीक है, शारीरिक विकास तो होना तय है। तो शारीरिक विकास जिसमें लंबाई और वजन में वृद्धि जारी रहती है, लेकिन पहले 3 वर्षों की तुलना में धीमी गति से। ठीक है, आपने देखा कि जो 3 वर्ष है जिसमें हमारा जो बेबी है, फॉर एग्जाम्पल 1.5 फीट या 2 फीट की हाइट तक पहुंचा है। ठीक है, बट जब वह 3 से 6 वर्ष की आयु में आता है, ठीक है, तो वहां पर उसकी जो लंबाई होती है वह थोड़ी कम, मतलब धीरे धीरे ग्रोथ होती है। जितना पीरियड उसने 3 वर्ष में लिया है ना, और जितनी हाइट उसकी बड़ी है, उसकी आधी मान लो उतनी उसकी 3 से लेके 6 वर्षों के बीच में बढ़ती है। ठीक है, सो 3 वर्षों की तुलना में धीमी गति से बढ़ती है। ठीक है, देन गयात्मक विकास। गयात्मक विकास जैसे कि दौड़ना, कूदना, चढ़ना, संतुलन बनाना और गेंद फेंकना जैसे कौशलों में सुधार। गयात्मक आप समझ गए, गयात्मकता यानी गयात्मक विकास, दौड़ना, कूदना, चढ़ना, संतुलन बनाना, गेंद फेंकना जैसे कौशल। ठीक है, देन आ जाता है हमारा संज्ञानात्मक विकास। क्या आ जाता है, संज्ञानात्मक विकास, भाषा का तेजी से विकास। ठीक है, संज्ञा, आपने संज्ञा की जो है यह हम पढ़ते हैं, संज्ञा क्या होती है। तो संज्ञानात्मक विकास में सबसे पहले क्या आ जाती है, भाषा। ठीक है, भाषा तेजी से विकास, कल्पनाशीलता, कल्पनाशीलता में वृद्धि। कल्पनाशीलता क्या होती है, कल्पना करना मतलब किसी चीज के बारे में सोचना। ठीक है, इसका मीनिंग यही होता है, कल्पना करना मतलब सोचना। तो कल्पनाशीलता में वृद्धि, सोचने की जो क्षमता होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। हम ज्यादा सोचते हैं, कब, जब हम 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तर्क करने की क्षमता, आप यह चीज ऐसी क्यों है, यह चीज वैसी क्यों है, यह शेप ऐसा क्यों है,
ये जो तर्क होते हैं, ये सभी तर्क करने की जो क्षमता होती है, यह 3 से लेके 6 वर्ष की आयु में डेवलप हो जाती है। ठीक है। देन सामाजिक और भावनात्मक विकास, दोस्तों के साथ खेलना। बच्चे जो होते हैं 3 से लेके 6 वर्ष के होते हैं, वह क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी बच्चे के साथ खेले। ठीक है। तो दोस्तों के साथ खेलना, नियमों को समझना। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स ने समझा दिया कि आपको टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, आपको टाइम से स्कूल जाना है। 3 साल के बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। सो टाइम से उनको नियम से आपको इस टाइम लंच करना है। ठीक है। ये सब क्या होते हैं, नियम होते हैं। तो नियमों को समझना स्टार्ट कर देते हैं जब वो 3 से लेके 6 वर्ष की आयु तक के होते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना। ठीक है। किसी स्टूडेंट को स्कूल भेजा है, ठीक है, और वहां पर उसका मन पढ़ने का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल उसका मन पढ़ने का नहीं है, उसका मन खेलने का है, लेकिन स्कूल में वह क्या कर रहा है, लेक्चर के हिसाब से पढ़ रहा है। एक टाइम पीरियड फिक्स हो जाता है कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक उसे स्कूल में बैठना है, पढ़ाई करना है। तो वह क्या करता है, अपनी जो भावनाएं होता है उनको कंट्रोल करना सीख जाता है। ठीक है। कि कोई हमें सिखा रहा है तो हमें फिर वैसा करना है। ठीक है। सो यह होता है सामाजिक और भावनात्मक विकास। हमने देखा 3 से लेके 6 वर्ष के मध्य के विकास के बारे में, जिसमें शारीरिक विकास, गयात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक और भावनात्मक विकास, इन सभी के बारे में हमने जाना। अब हम देखेंगे सेकेंड टॉपिक है हमारा शाला पूर्व शिक्षा परिचय। क्या देख रहे हैं हम, शाला के पूर्व जो हमारा शिक्षा का परिचय होता है उसके बारे में देख रहे हैं। ठीक है। सो इंट्रोडक्शन टू प्री स्कूल एजुकेशन। ठीक है। क्या देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू प्री स्कूल एजुकेशन के बारे में। सो शाला पूर्व शिक्षा अवधारणा एवं औचित्य। ठीक है। क्या देख रहे हैं, शाला पूर्व शिक्षा अवधारणा एवं औचित्य, प्री स्कूल एजुकेशन, कॉन्सेप्ट एंड जस्टिफिकेशन। ठीक है। अब अवधारणा यानी क्या होता है, कॉन्सेप्ट। ठीक है। किसका कॉन्सेप्ट, शाला के पूर्व जो शिक्षा होती है, ठीक है, उसका परिचय, इसके बारे में हम कॉन्सेप्ट से जानेंगे। तो शाला पूर्व शिक्षा, जिसे पूर्व प्राथमिक शिक्षा या प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE भी कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है, शिक्षा ECCE भी कहा जाता है। औपचारिकता शिक्षा जो होती है, औपचारिक शिक्षा होती है जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, जैसे आपने देखा होगा प्ले स्कूल। यह प्ले स्कूल क्या होता है, ये जो होती है शाला से पूर्व की शिक्षा होती है कि बच्चा नर्सरी जो है, नर्सरी LKG UKG वहां जाने से पहले ही मैनर्स में सीख जाए। ठीक है। शुरू होने से पहले 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा, इसमें खेल आधारित गतिविधियां, सामाजिक संपर्क और बुनियादी सीखने के अवसर शामिल होते हैं। ठीक है। क्या क्या होते हैं, खेल आदि। बच्चों को हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा खेल कूद कब कराया जाता है, जब वो 3 से 6 वर्ष की आयु में होते हैं, वो जब प्ले स्कूल में होते हैं, जब वो LKG UKG में होते हैं। ठीक है। यह सब उनके अंदर गतिविधियां हम करवाते हैं। ठीक है। सामाजिक संपर्क हम उनको सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, सभी बच्चों से, सभी फैकल्टी से, सभी के गार्जियन से। ठीक है। तो वो क्या होता है, सामाजिक संपर्क हो जाता है। ठीक है। और बुनियादी सीखने के अवसर शामिल होते हैं। ठीक है। देन हो जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट औचित्य, जिसको हम बोलते हैं जस्टिफिकेशन। ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम, शाला पूर्व शिक्षा में अवधारणा एवं औचित्य की बात कर रहे हैं। ठीक है। सो कॉन्सेप्ट एंड जस्टिफिकेशन में हम कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम जस्टिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। कि सबसे पहला है मस्तिष्क का विकास। किसका विकास, मस्तिष्क का विकास। जीवन के शुरुआती वर्ष मस्तिष्क के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। शाला पूर्व शिक्षा मस्तिष्क के विकास को बढ़ावा देती है, जिसमें बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है। क्या होती है, जो शाला के पूर्व हम शिक्षा देते हैं बच्चों को, वह क्या है, ब्रेन का डेवलपमेंट होने में बहुत बढ़ावा मिलता है इस चीज से, जिससे बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है। देन आ जाता है सामाजिक और भावनात्मक विकास। यह बच्चों को दूसरों के साथ बातचीत करना। ठीक है। सामाजिक क्या होता है, जब हम समाज में एकत्रित होते हैं, इसको ही हम कहते हैं सामाजिक। ठीक है। सो बच्चों को दूसरों के साथ बातचीत करना, साझा करना, मतलब साझा मतलब किसी से किसी चीज की इंफॉर्मेशन देना लेना। ठीक है। सहयोग करना, किसी को कोई बच्चा गिर गया है तो उसको उठाना। ठीक है। या फिर कोई किसी बच्चे के पास टिफिन नहीं है, उसको टिफिन में से अपना लंच शेयर कर दिया,
किसी बच्चे के पास पेंसिल नहीं है तो अपने पास अगर किसी बच्चे के पास एक्स्ट्रा है तो वो उसको दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है, साझा करना है, सहयोग कर रहा है। ठीक है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सिखाती है। जो भावनाएं बच्चों की, बच्चे क्या सोच रहे हैं, बच्चे क्या चाहते हैं उस वक्त, उन सबको व्यक्त करना क्या सिखाता है, सामाजिक और भावनात्मक विकास। ठीक है, देन शैक्षिक तैयारी, यह बच्चों को प्राथमिक विद्यालय के लिए तैयार करती है। ठीक है, जो उनका प्राथमिक विद्यालय होता है, उससे पहले हम शाला से पूर्व की शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो यह क्या करती है, बच्चों को प्राथमिक विद्यालय के लिए तैयार करती है। उन्हें बुनियादी पढ़ने लिखने और गणितीय कौशल सिखाती है। क्या, पढ़ना लिखना गणितीय कौशल सिखाती है। ठीक है, देन आता है असमानता को कम करना। बच्चे क्या करते हैं, जो असमानता होती है बच्चों के अंदर, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें समानताएं नहीं होती, समानता ना होना ही असमानता होता है। ठीक है, तो असमानता को कम करना मतलब बच्चों में एक समानता लाना। ठीक है, एक वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को एक समान अवसर प्रदान करती है। ठीक है, वंचित पृष्ठभूमि, वंचित मतलब किसी चीज से वंचित रह जाना, मतलब उसमें प्रेजेंस ना हो पाना। ठीक है, सो उसके कारण बच्चों को एक समान अवसर प्रदान करती है, जिससे वे अपने साथियों के साथ बराबरी पर आ सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई हैंडीकेप स्टूडेंट है, ठीक है, वह नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ रह रहा है। ठीक है, तो वह उसके अंदर उसकी असमानता को इग्नोर करके, उसको हटा के उसको समानता में लेके आना, सभी बच्चों के साथ उसको एजुकेशन देना, सभी बच्चों के जैसा उसको रखना, उसे भी खेल कूद की गतिविधियों में इन्वॉल्व करना। तो यह फिर क्या हो जाता है, बच्चा समानता में आ जाता है। ठीक है, सो असमानता को कम करना। ठीक है, यह इसका एक पॉइंट हो गया। देन आ जाता है दीर्घकालिक लाभ। दीर्घ मतलब क्या होता है, जो दीर्घ होता है वो लॉन्ग टाइम होता है। ठीक है, तो लॉन्ग टाइम के लिए, कालिक मतलब समय, लाभ मतलब प्रॉफिट। ठीक है, जो हमारा लॉन्ग टाइम प्रॉफिट होता है या फिर दीर्घकालिक लाभ होता है। अध्ययनों से पता चला है कि जो बच्चे अच्छी गुणवत्ता वाली शाला पूर्व शिक्षा प्राप्त करते हैं, ठीक है, वे आगे चलकर स्कूल में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, इसीलिए हमको क्या, प्री स्कूल रिक्वायर्ड है। क्यों करवा रहे हैं हम बच्चों को प्री स्कूल एजुकेशन, क्योंकि जब बच्चा प्री स्कूल में सारे मैनर, सारा बिहेवियर, पढ़ना लिखना, गणितीय कौशल सीख जाएगा, तो जब हम उसके स्कूल भेजेंगे तब वह ऑलरेडी उसके लिए प्रिपेयर रहेगा। ठीक है, सो इससे क्या होगा, वह उसकी स्कूल लाइफ में बेहतर जो प्रदर्शन देगा। ठीक है, उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा, ज्यादा मतलब अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा और बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त करते हैं। ठीक है, आप अच्छी पढ़ाई करेंगे, ठीक है, बड़ी एजुकेशन लेंगे, तो आपको उसका रोजगार भी अच्छा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपने आपने डॉक्टरी की पढ़ाई करी, ठीक है, आप डॉक्टर बने, है ना, आपने खूब मेहनत करी, आप बहुत इंटेलिजेंट थे, तो आपका क्या होगा, बेस क्लियर होगा, तभी आप अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे। ठीक है, तो आपकी जो रोजगार रहेगा, आपकी जो सैलरी रहेगी वह भी ज्यादा रहेगी। ठीक है, और जो बच्चे शुरुआत में ही इस चीज को, आप उनका बेस क्लियर नहीं कर पाओगे, आप उनको प्री स्कूल का एजुकेशन नहीं दे पाओगे, तो वह क्या करेंगे, उनका जो गोल रहेगा वो एक नॉर्मल रहेगा, या तो वो 12th तक ही पढ़ेंगे या फिर वह वो भी क्लियर नहीं करेंगे, जिससे उनका जो भविष्य में जो उनका रोजगार रहेगा वह भी एक सीमित रहेगा, या फिर उनके अंदर वो क्षमता नहीं होगी, डेवलपमेंट विकास नहीं हो पाएगा उनके ब्रेन का। ठीक है, सो इसीलिए दीर्घकालिक लाभ जस्टिफिकेशन के अंतर्गत आता है। अध्ययनों से पता चला है कि जो बच्चे अच्छी गुणवत्ता वाली शाला पूर्व शिक्षा प्राप्त करते हैं वह आगे चलकर स्कूल में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं और बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त करते हैं। ठीक है, देन आ जाता है आयु अनुरूप सीखने की श्रेणियां। क्या आ जाता है, आयु के अनुरूप सीखने की श्रेणियां और स्तर। इसमें क्या आ जाता है, एज अप्रोप्रिएट लर्निंग कैटेगरीज एंड लेवल्स। ठीक है, इसकी बात हो रही है 3 से 4 वर्ष। 3 से 4 वर्ष जो होती है आयु के अनुरूप सीखने की श्रेणियां, कौन कौन सी श्रेणियां होती है, तो सबसे पहला आता है शारीरिक विकास। क्या आता है, शारीरिक विकास, स्थूल गतिक कौशलों, दौड़ना कूदना, यह सब होता है शारीरिक, जो हमारी बॉडी के थ्रू होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शारीरिक। तो बॉडी के थ्रू हम क्या करते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, है ना, ये सब क्या आता है, खेलकूद के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो हमारे स्थूल गतिक कौशलों का विकास होता है, इसी को ही हम कहते हैं शारीरिक विकास। देन आता है भाषा विकास,
ठीक है, सरल वाक्य बोलना, धीरे धीरे वो क्या करते हैं, कुछ कुछ छोटे छोटे शब्द बोलना उनको सिखाना, ठीक है, कहानियां सुनना, उनको कहानियां सुनाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, भाषा का विकास होता है। हम बच्चों को जैसी कहानियां सिखाते हैं उनकी भाषा में भी उसी प्रकार का परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। आप देख रहे हैं आजकल के बच्चे कार्टून नेटवर्क बहुत देखते हैं, है ना। तो कार्टून नेटवर्क में कुछ अच्छी चीजें भी होती है, कुछ बुरी चीजें भी होती है। तो बच्चे भी उसी प्रकार जो रोल देख रहे हैं वो खुद में भी वैसा रोल डेवलप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चे अच्छी अच्छी कहानियां सुने, है ना, अच्छे सरल वाक्य बोले। देन आ जाता है संज्ञानात्मक विकास, वस्तुओं को पहचानना, जिसमें भाषा वस्तु, ठीक है। तो वस्तुओं को पहचानना, रंगों और आकारों को समझना। हम बच्चों को क्यों कलर डिफरेंस समझाते हैं कि यह ब्लू है, यह व्हाइट है, यह येलो है, ठीक है, ताकि वह रंगों में डिफरेंस पहचान सके। हम शेप्स बताते हैं बच्चों को पढ़ाई के दौरान, ठीक है। तो यह हम क्यों बताते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर शेप को लेकर, जो आकार होते हैं उनको लेकर समझ पैदा हो, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास। देन आ जाता है सामाजिक भावनात्मक विकास। क्या आ जाता है, सामाजिक भावनात्मक विकास, दूसरों के साथ खेलना, अपनी बारी का इंतजार करना। क्या होता है, दूसरों के साथ खेलना और अपनी बारी का इंतजार करना, यह सभी आ जाता है सामाजिक भावनात्मक विकास में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 4 से लेके 5 वर्ष के आयु के बच्चों की बात की है। इसके पहले हमने अभी बात की 3 से लेके 4 वर्ष तक की, ठीक है। अभी हमने किसकी बात की, 3 से लेके 4 वर्ष के बच्चों की बात करी कि उनके अंदर क्या क्या विकास होते हैं। अब हम 4 से लेकर 5 वर्ष के बच्चों की बात कर रहे हैं, जिसमें भी आता है शारीरिक विकास, सूक्ष्म गति कौशल हो, पेंसिल पकड़ना, चित्र बनाना। इसका विकास कब होता है, जब वो 4 से 5 साल का होता है। भाषा का विकास, अधिक जटिल वाक्य बोलना। जब वो 3 से 4 वर्ष का था तब हमने क्या कहा, सरल भाषा का प्रयोग किया, सरल शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन जब वह 4 से 5 वर्ष का हुआ तब हमने क्या किया, थोड़ा जटिल वाक्यों का प्रयोग किया, ठीक है। उन्हें बोलना सिखाया, उनसे प्रश्न पूछना, ठीक है। यह सब आ जाता है भाषा विकास के अंतर्गत। देन संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, गिनती करना, अक्षरों को पहचानना, ठीक है, कि 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, ठीक है, 10, ये सब अक्षर से इन सब का कैसे काउंटिंग होती है, ठीक है, कैसे इनको पहचाना जा सकता है, यह सब आता है संज्ञानात्मक विकास में। देन आता है सामाजिक भावनात्मक विकास, दोस्तों के साथ खेलना, नियमों का पालन करना। यह तो हमने 3 से 4 वर्ष में भी सिखाया और 4 से 5 वर्ष में भी वह सीखेगा। फिर आता है 5 से 6 वर्ष की बारी। किसकी बारी आती है, 5 से 6 वर्ष की बारी आती है, जिसमें हम देखते हैं कि शारीरिक विकास, खेलकूद में अधिक कुशलता, ठीक है। क्या क्या आ जाता है, शारीरिक विकास आ जाता है, खेलकूद में अधिक कुशलता आती है। भाषा विकास, पढ़ना और लिखना। क्या होता है, पढ़ना और लिखना सीखता है बच्चा। देन आ जाता है संज्ञानात्मक विकास, सरल समस्याओं को हल करना। जो छोटी छोटी इजी समस्याएं हैं, ठीक है, उनको हल करने की क्षमता कब आती है, जब वह 5 से 6 वर्ष का होता है और उसके अंदर संज्ञानात्मक विकास होता है। कारण और प्रभाव को समझना कि अगर हम यह करेंगे तो इसका कारण ये है और इससे इसका ये इफेक्ट पड़ेगा। हम बच्चों को कहते हैं कि सीढ़ियों में दौड़कर मत जाओ, ठीक है, शांति से चलो। तो ऐसा कब होता है कि वह क्या करता है, समस्याओं को हल करता है, उसके कारण और प्रभाव को समझता है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। देन आता है बच्चे के सीखने की प्रक्रिया। क्या आ जाती है, बच्चे की सीखने की प्रक्रिया और मानसिक क्षमताएं, चाइल्ड्स लर्निंग प्रोसेस एंड मेंटल एबिलिटीज। ये सब आ जाती है बच्चे के सीखने की प्रक्रिया और मानसिक क्षमताएं, चाइल्ड्स लर्निंग प्रोसेस एंड मेंटल एबिलिटीज, ठीक है। इसमें क्या आता है, सीखने की प्रक्रिया, बच्चे खेल, खोज, प्रयोग, नकल और दूसरों के साथ बातचीत के माध्यम से सीखते हैं। किसके माध्यम से, खेल के माध्यम से, खोज के माध्यम से, कुछ प्रयोग, कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं बच्चे, उसके माध्यम से, कुछ नकल कर रहे हैं उसके माध्यम से, और दूसरों के साथ बातचीत के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है। यह क्या, इसके कारण क्या होता है, बच्चे की सीखने की प्रक्रिया और मानसिक क्षमताएं होती है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, मानसिक क्षमताओं में संज्ञानात्मक क्षमताएं, ध्यान की, स्मृति की,
तर्क की और समस्या के समाधान की। यह सभी चीजें आ जाती है संज्ञानात्मक क्षमताएं में। ठीक है, देन आ जाती है भाषा क्षमताएं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यह सभी आ जाती है भाषा की क्षमताओं में। देन सृजनात्मक क्षमताएं, सृजन करना मतलब किसी चीज को बनाना, और सृजनात्मक क्षमताएं जो होती है जैसे कल्पना, ठीक है, मौलिकता, मौलिकता में हमारी जो आती है भाषा बोलने में जो आती है, फिर कलात्मक अभिव्यक्ति कि उसके अंदर कुछ कला है, ठीक है, यह सब आ जाती है सृजनात्मक में, किसी चीज को बनाने में। ठीक है, बच्चा बोल रहा है, कोई बच्चे बहुत अच्छे से बोलते, सीक्वेंस में बोलते, प्रोनाउंसिएशन अच्छा होता है तो वह आगे जाके एक गुड स्पीकर बनते हैं। ठीक है, वो कोई कोई अच्छा कला में है तो आगे जाके आर्टिस्ट बन जाता है। अब वो आर्टिस्ट किसी भी चीज में हो सकता है। ठीक है, देन आ जाता है शारीरिक एवं गयात्मक विकास, फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। स्थूल गयात्मक कौशल क्या आ जाता है? स्थूल गयात्मक कौशल ग्रॉस मोटर स्किल्स, दौड़ना, कूदना, चढ़ना, फेंकना, संतुलन बनाना, यह सभी आ जाता है स्थूल गयात्मक कौशल के अंतर्गत। ठीक है, और आता है एक सूक्ष्म गयात्मक कौशल जिसके अंदर फाइन मोटर स्किल्स आती है, मतलब छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे हम फिंगर का यूज कर रहे हैं किसी चीज को, पेंसिल को पकड़ने में, चित्र बनाने में, हमारे शर्ट का बटन लगाने में, या फिर मोतियों को पिरोने में, यह सभी चीजें काय में आती है? शारीरिक एवं गयात्मक विकास के अंतर्गत आती है। फिर हमारा आता है संज्ञानात्मक विकास। क्या आता है? संज्ञानात्मक विकास आता है जिसके अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें हमारी फर्स्ट आती है अनुभूति। संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, क्या होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें हमने देखा अनुभूति, जिसमें हम क्या बोलते हैं इसको? परसेप्शन भी बोलते हैं। इंद्रियों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना और समझना। क्या होता है? जो हमारी इंद्रियां होती है उनके माध्यम से जानकारी प्राप्त करना, ठीक है, और उस चीज को समझना किसके अंतर्गत आता है? अनुभूति के अंदर। मतलब आपको एहसास हो रहा है, ठीक है, कि आपकी इंद्रियां क्या काम कर रही है, उनको समझना और उनकी जानकारी लेना। ठीक है, देन आ जाता है अटेंशन, जिसमें आता है ध्यान। इसको क्या बोलते हैं? ध्यान, अटेंशन, किसी विशेष वस्तु या गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करना। हम अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते वक्त हम कहते हैं ना प्रेजेंस ऑफ माइंड से आप पढ़िए। बच्चे का जो ध्यान रहता है, हम उन्हें इस तरीके से पढ़ाएं कि उनका जो पूरा ध्यान है वह उस चीज पर लगा रहे। ठीक है, उनके अंदर एक अटेंशन हो जिससे वह एक टाइम पर एक वस्तु में बहुत अच्छे से अटेंशन दे सके। देन आ जाता है स्मृति, जिसको हम कहते हैं मेमोरी, जानकारी को संग्रहित करना और आवश्यकता पड़ने पर उसे याद रखना। क्या होता है? जानकारी होती है, उसको संग्रहित करना और आवश्यकता पड़ने पर उसे याद रखना, इसको हम कहते हैं स्मृति। सो हमने देखा संज्ञानात्मक विकास किसके अंतर्गत? जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसके अंतर्गत। ठीक है, यह किसका पॉइंट था? जो बच्चे की सीखने की प्रक्रिया होती है उसका और मानसिक क्षमताएं के अंदर। ठीक है, वो देखा। देन शारीरिक एवं गयात्मक विकास देखा, संज्ञानात्मक विकास देखा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, जिसमें आता है तर्क। ठीक है, क्या आता है? तर्क आता है। इस तर्क में हम क्या जानेंगे? तर्क में हम देखते हैं रीजनिंग। क्या देखते हैं हम? रीजनिंग। रीजनिंग में सबसे पहला है जो है तर्क, इंग्लिश में तर्क, हिंदी में तर्क, इंग्लिश में रीजनिंग। जानकारी का विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना। क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास, उसका हमको क्या होता है? विश्लेषण करना होता है। ठीक है, और उसका निष्कर्ष मतलब लास्ट में जो कंक्लूजन निकलता है। ठीक है, कि हम खाना खाते हैं, ठीक है, हमको खाना खाना है, देन उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? कि इसको एनर्जी मिलेगी हमारी बॉडी को। ठीक है, सो तर्क, जानकारी का विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना। देन आ जाता है समस्या का समाधान। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्याओं को हल करने के लिए रणनीतियों का उपयोग करना। ठीक है, जो हमारी रणनीति होती है, हमारे नियम होते हैं, उनका हमें उपयोग करके कोई सी भी समस्या है उसको हल करना अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, देन आ जाता है भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, जिसमें सबसे पहला है सुनना, लिसनिंग। क्या होता है? सुनना।
दूसरों की बात को ध्यान से सुनना और समझना। कहते हैं ना कि अगर हमें अच्छा बोलना सीखना है तो पहले अच्छा सुनना सीखना से चाहिए, है ना। तो भाषा के विकास में सबसे पहला आता है सुनना, दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना और समझना। देन आ जाता है हमारा स्पीकिंग, बोलना, स्पष्ट रूप से बोलना और अपने विचारों को व्यक्त करना। देन आ जाता है रीडिंग, पढ़ना, अक्षरों और शब्दों को पहचानना, कि हम सबसे पहले बच्चों को क्यों अपनी ये हिंदी की वर्णमाला सिखाते हैं कि क्या होता है, आ क्या होता है, ई क्या होता है, इनको बड़े बड़े अलग अलग डिजाइन में डायग्राम के थ्रू हम उनको समझाते हैं। मैथ्स में हम सिखाते हैं कि इनके ये अल्फाबेट, ये इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं या काउंटिंग होती है, ठीक है। और शब्द जो होते हैं उनको पहचानने की जो क्षमता होती है, उसको समझना होता है, ये सब आ जाता है रीडिंग में। देन आ जाता है राइटिंग, लिखना, अक्षरों और शब्दों को लिखना, ठीक है। जो बच्चे होते हैं उनको हम राइटिंग के दौरान क्या सिखाते हैं कि ये हमारा वन है ना। तो हम बच्चों को इसको बार बार रिवीजन के लिए देते हैं, उन्हें बार बार यह सिखाने की कोशिश करते हैं कि यह वन है, ठीक है। तो इस चीज को लिखना और शब्द जो होते हैं उनको लिखना और समझना, यह आ जाता है राइटिंग में। देन आ जाता है सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, जिसको हम कहते हैं सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स, दूसरों के साथ बातचीत करना, ठीक है। जो हमारे अलावा दूसरे हैं उनके साथ बातचीत करना क्या हो जाता है, सामाजिक कौशल हो जाता है, ठीक है। उनका सहयोग करना, फॉर एग्जाम्पल किसी के पास कुछ किसी चीज की कमी है और वो हमारे पास है तो हम उन्हें उस चीज में सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। किसी के पास कॉन्फिडेंस कम है, हम उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा के चेयर अप करते हैं, ठीक है। कि किसी गेम्स में हम कई बार चेयर अप करते हैं, हमारे ग्रुप को हम क्या सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। किसी से कुछ साझा करना, वो चाहे अपना इंफॉर्मेशन, अपनी भावनाएं हो, किसी चीज की ऊपर बात हो या फिर कोई जो वस्तु हो, ठीक है। नियमों का पालन करना कि कौन कौन से नियम है, फॉर एग्जाम्पल आप रोड पर चल रहे हैं तो यातायात के नियम है, तो उसमें क्या होते हैं, नियम होते हैं, ठीक है। कि हमेशा हमें जो है बाईं ओर चलना है, ठीक है। तो इन सब का पालन, तो यह सब आ जाता है हमारे सामाजिक कौशल में। देन आ जाता है भावनात्मक कौशल, कौशल मतलब स्किल, तो इमोशनल स्किल, ठीक है। अपनी भावनाओं को पहचानना, व्यक्त करना और प्रबंधित करना, ठीक है। क्या करना, जो अपनी भावना है कि हम क्या चाहते हैं, सही क्या है गलत क्या, अपनी जो भावना है उनको पहचानना। जब तक हम अपनी भावनाओं को पहचानेंगे नहीं, हम व्यक्त कैसे करेंगे कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। व्यक्त करना मतलब किसी के सामने बताना, ठीक है। और प्रबंधित करना, ठीक है। और दूसरों की भावनाओं को समझना कि सामने वाला क्या हमें कहना चाह रहा है, उसका क्या उस चीज से क्या आशय है ना, किस तरीके से वो कह रहा है उसको समझना। देन आत्म अवधारणा, जिसको हम कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट, स्वयं के बारे में एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। क्या करना, स्वयं के बारे में एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, जिसमें आ जाता है सेल्फ कॉन्सेप्ट में, ठीक है। खुद के बारे में हम क्या करते हैं, पॉजिटिव थॉट्स बनाते हैं कि हम लाइफ में जाके ऐसा करेंगे, है ना, हम लाइफ में जाके अच्छा करेंगे, हम इतनी बड़ी पोस्ट पे जाएंगे, हमारे साथ ये होगा, हम ऐसे सर्कल बनाएंगे। तो ये सब क्या होता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, खुद के बारे में। और वो अपना पॉजिटिव दृष्टिकोण हो जाता है, ठीक है। हमेशा हम कहते हैं पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचने से अच्छा मिलता है, ठीक है। सो अच्छे अच्छे सोचने से हमारे माइंड में पॉजिटिव विचार आने लगते हैं, ठीक है। तो हमारा जो दृष्टिकोण है उसको विकसित करना, ठीक है। देन आ जाता है सृजनात्मक एवं सौंदर्य बोध का विकास, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एंड एस्थेटिक्स जो होता है, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, नए विचारों को उत्पन्न करना, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इससे कुछ उत्पन्न कर रहे हैं, तो उसमें क्या आ जाता है, विचार आ जाते हैं। कल्पना, यह भी एक उत्पन्न नहीं हो रही हमारे बॉडी में, ब्रेन में, सो कल्पना करना। समस्याओं के नया समाधान खोजना, जो भी समस्याएं हैं उनके क्या क्या, कोई भी समस्या समाधान लेकर जरूर आएगी, ठीक है। समस्या होती है तो समाधान होने तय है, तो जो समस्या है उसे पहचानना और उसके साथ इसके क्या क्या नए समाधान है उसकी खोज करना। देन आ जाता है सौंदर्य बोध, सौंदर्य बोध में क्या क्या है, कला, सौंदर्य मतलब खुद के अंदर की जो जो क्रिएटिविटी है उसको कहा गया है सौंदर्य बोध, ठीक है। कला, संगीत,
नृत्य और प्रकृति की सुंदरता की सराहना, सराहना मतलब तारीफ, ठीक है। तो प्रकृति की सुंदरता की सराहना करना, नृत्य करना, संगीत, कला, ये सभी आ जाता है सौंदर्य बोध के अंदर। सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया हमने किन किन चीजों का डिस्कशन किया, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारी जो है स्लाइड, उसके बारे में। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, हम कहाँ पर पहुंच गए हैं? हम शॉर्ट में 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं। अब हमारा तीसरा टॉपिक है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि क्या किस तरीके से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जो होती है वो हमको थोड़ी सी केयर करनी होती है, ठीक है। स्पेशल क्या क्या उनको नीड्स होती है, ठीक है। तो सबसे पहला होता है आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन है? सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको विशेष आवश्यकता की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो विशेष आवश्यकता वाले हैं। तो वे बच्चे जो सामान्य बच्चों की तुलना में शारीरिक, ठीक है, फिजिकली, मानसिक, संवेदी, भावनात्मक या व्यवहारिक रूप से भिन्न होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा शारीरिक मतलब कई बच्चे जो होते हैं जो उनको सुनाई नहीं देता है, वो बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, उन्हें दिखता नहीं है किसी को, कोई चल नहीं पाते, तो यह सब चीजें हो जाती है शारीरिक, ठीक है। मानसिक मतलब कोई जो जो मेंटली डिसेबल्ड होता है, ठीक है, यह सब इसमें आ जाती है मानसिक में, ठीक है। कोई बच्चा प्री मैच्योर होता है या फिर उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता, अगर वो 6 वर्ष का हो गया है, ठीक है, 6 वर्ष का हो गया है, तो उसके अंदर 3 वर्ष के जो बच्चे की जो सोचने की क्षमता होती है वो 6 में डेवलप हो रही है। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, इन सबको आवश्यकता स्पेशल नीड ज्यादा होती है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं ये, ठीक है। सो इन बच्चों को पहचानना, संवेदी, भावनात्मक, वो उनकी भावना किस तरीके से व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। व्यवहारिक रूप से को नॉर्मल बच्चे नॉर्मल व्यवहार करेंगे, लेकिन जो इस तरीके के बच्चे होंगे उनका व्यवहार थोड़ा सा अलग होगा। आपने देखा होगा उनके व्यवहार से ही हम पता लगा लेते हैं कि यार इस बच्चे में कुछ जो है डिसेबिलिटी है, ठीक है। तो वो क्या होता है, इस वजह से जो सामान्य बच्चे होते हैं उनसे भिन्न होते हैं, ठीक है, जिन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त सहायता, ठीक है। अब जैसे हैंडीकेप बच्चे, उनको सहायता की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, अगर उनके स्कूल में पढ़ना है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं कि जैसे चल नहीं सकता तो हम उसे व्हील चेयर पर लेते हैं, ठीक है, एक तरीके से ये सहायता ही है। हम उसको ज्यादा भगाने दौड़वाने में नहीं रखते हैं, ठीक है, उनको उस तरीके का ट्रीटमेंट देते हैं। या फिर स्पेशल स्कूल होते हैं जो उन बच्चों के लिए जिनके अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, वो साइन लैंग्वेज के थ्रू उस चीज को हम उनको पढ़ाते हैं, जिससे एबीसीडी है, नॉर्मल बच्चे एबीसीडी चार्ट के थ्रू हम बता रहे हैं, बोर्ड के थ्रू बता रहे हैं, तो वो समझ रहे हैं। लेकिन जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं जिन्हें या तो दिखाई नहीं दे रहा है ना, या फिर सुनाई नहीं दे रहा, तो उनको हम साइन लैंग्वेज के थ्रू समझाते हैं। समझाना हमको हमारा एम एक ही है, लेकिन जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनको जो हमको बताने का तरीका है वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। विभिन्न प्रकार की विशेष आवश्यकताएं ये होती है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन आपने देख लिया, क्या क्या आइडेंटिफिकेशन होता है, कैसे हमें उनको पहचानना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनकी क्या क्या विशेषताएं आवश्यकताएं होती है, विशेष आवश्यकता होती है। सबसे पहला शारीरिक अक्षमता, जो फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, चलने, देखने, सुनने या अन्य शारीरिक कार्यों में कठिनाई होती है, ठीक है उनको, जैसे सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या दृष्टि बाधित, जो देखने वाले जो होते हैं वो उनके देख नहीं पाते। श्रवण बाधित, श्रवण मतलब होता है सुनना, ठीक है, तो जो बहरे होते हैं उनको बोलते हैं श्रवण बाधित। दृष्टि बाधित, जो बच्चे अंधे होते हैं उनको बोलते हैं दृष्टि बाधित, ठीक है। ये आते हैं इसके अंदर जिसके अंदर शारीरिक अक्षमता होती है। देर आ जाती है मानसिक मंदता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक कार्य प्रणाली और अनुकूली व्यवहार, ठीक है, एडॉप्टिव बिहेवियर में महत्वपूर्ण सीमाएं, ठीक है। देन आ जाता है सीखने की अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी आ जाती है इसके अंदर। क्या आ जाती है? पढ़ने लिखने, गणित व अन्य शैक्षणिक कौशलों के सीखने में कठिनाई आती है, ठीक है। अब जैसे कि वो बच्चा अंधा है, तो आप बोर्ड पर क्या लिख रहे हो उसे नहीं दिख रहा है, ठीक है, बट उसे हमको समझाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा हम उसको बात करके सुना करके
या फिर किसी साइन लैंग्वेज होती है। आजकल कंप्यूटर्स ऐसे आ गए हैं कि बच्चा अगर किसी कीबोर्ड के वर्ड की पर क्लिक कर रहा है तो वह उसको बोल कर बता रहा है, आपने प्लस को क्लिक किया है, आपने ए को क्लिक किया है, ठीक है। तो ये सब किसकी वजह से है? जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए ये सब डेवलपमेंट हुआ है, उनकी सहायता के लिए, ठीक है। तो इसमें जो सीखने की अक्षमता होती है, इसमें पढ़ने लिखने, गणित व अन्य शैक्षणिक कौशल जो होते हैं में सीखने में कठिनाई होती है, जैसे कि डिसलेक्सिया या फिर कैलकुलिया, ठीक है। क्या होता है डिसकैलकुलिया या डिसलेक्सिया? ये क्या होती है? डिसेबिलिटी होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी। देन आता है भावनात्मक और व्यवहारिक विकार, ठीक है। विकार मतलब क्या हो गया? डिसऑर्डर, ठीक है। क्या डिसऑर्डर होता है? इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर। ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, ठीक है। जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? इजीली जो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, आवेगी व्यवहार नहीं कर पाते हैं, मतलब बिहेवियर नॉर्मल नहीं हो पाता उनका, ठीक है। उनको टेंशन होती है, अवसाद, असामाजिक व्यवहार करते हैं वो, ठीक है। मतलब मैनर में बात नहीं करना, ठीक है। उनको अगर चुप रहने को कहा है तो वो नहीं रहते हैं, वो बोलते हैं, ऐसा मतलब वो क्या असामाजिक व्यवहार करते हैं। जैसे अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, ठीक है। क्या होता है? एडीएचडी होता है। आप एडीएचडी के नाम से इसको याद रख सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है अटेंशन, ए से अटेंशन, डी से डिफिसिट, एच से हाइपर एक्टिविटी, ठीक है। देन डी से डिसऑर्डर, ठीक है। अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। देन आ जाता है हमारा एएसडी। क्या आ जाता है हमारा? ए, एस और डी, ये हमारी डिसीज हो गई। और एक आ जाता है एडीएचडी। क्या हो जाएगा? एडीएचडी, ठीक है। एएसडी क्या होती है? एएसडी में स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आ जाता है, स्पेक्ट्रम, ठीक है। क्या आ जाता है? स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। देन आ जाती है हमारी 4 पॉइंट बहु अक्षमता, मल्टीपल डिसेबिलिटी। मल्टी मतलब एक से ज्यादा, ठीक है। एक से ज्यादा डिसेबिलिटी आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं बहु अक्षमता या मल्टीपल डिसेबिलिटी। एक से अधिक अक्षमता है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई बच्चा जिसे दिखाई नहीं देता, ठीक है। क्या दिखाई नहीं देता, बट वह सिर्फ एक डिसेबिलिटी है, बट उसे दिखने के साथ साथ सुनाई भी नहीं देता, है ना, सुनना भी उसे नहीं आता। सो ये क्या हो गई? मल्टीपल। और फॉर एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि उसे बोलना भी नहीं आता हो, ठीक है, बोल भी नहीं सकता। या फिर ये हो सकता है कि उसे चलने में प्रॉब्लम होती हो, ठीक है। सो ये अगर इतनी उसके अंदर एक से ज्यादा डिसेबिलिटी प्रेजेंट होती है तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी, एक से अधिक अक्षमता है, ठीक है। सो यह सब होते हैं विशेष प्रकार की विशेष आवश्यकताएं होती है, ठीक है। अब आएगा पहचान के तरीके। क्या आ जाएगा? पहचान के तरीके, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है विकासात्मक स्क्रीनिंग, डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग आ जाएगा। नियमित स्वास्थ्य जांच के दौरान बच्चे के विकास का आकलन करना। क्या होता है? जो नियमित स्वास्थ्य होता है उसमें जांच के दौरान बच्चे के विकास का आकलन करना होता है, पहचान हमको करनी है। देन सेकंड आ जाएगा शैक्षिक मूल्यांकन, एजुकेशनल असेसमेंट, बच्चे की शैक्षणिक क्षमताओं और कमजोरियों का आकलन करना, बच्चे की शैक्षणिक क्षमताओं और कमजोरियों का आकलन करना, यह किसके अंदर आ जाता है? शैक्षणिक मूल्यांकन के, ठीक है, इसके अंदर आ जाता है। देन आ जाता है मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, बच्चे की बौद्धिक क्षमता, व्यवहार और भावनात्मक स्थिति का आकलन करना। किस किस चीजों का? बच्चों की जो बौद्धिक क्षमता होती है, मतलब जो बुद्धि होती है उसका, व्यवहार का, किस तरीके से वो व्यवहार कर रहा है, और भावनात्मक, वो अपनी भावनाओं को किस तरीके से जो बता रहा है या फिर क्या उसकी भावनाएं हैं, ठीक है, उसका आकलन करना। ये किसके अंदर हो जाता है? अगर हमको यह पहचान करना है कि बच्चा उसमें डिसेबिलिटी है या नहीं, ये असेसमेंट करते हैं हम, ठीक है। देन हम चिकित्सकीय मूल्यांकन के द्वारा भी असेसमेंट करते हैं, जिसको हम कहते हैं मेडिकल असेसमेंट। बच्चे की शारीरिक स्थिति और किसी भी अंतर, ठीक है, बच्चे की क्या होती है? जो शारीरिक जो डिसेबिलिटी होती है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। निहित बच्चे की शारीरिक स्थिति और किसी भी अंतर निहित चिकित्सकीय स्थितियों का आकलन करना, ठीक है। किसका आकलन करना? जो शारीरिक स्थिति है, जो उसकी फिजिकल पोजीशन है, और किसी भी अंतर निहित
का स्थितियों का आकलन करना। ये किसके अंतर्गत आ जाता है? हमारे जो पहचान के तरीके हैं उसके अंदर। कितने तरीके हैं? विकासात्मक स्क्रीनिंग, जिसमें हम डेवलपमेंट स्क्रीनिंग कर रहे हैं, शैक्षिक मूल्यांकन कर रहे हैं कि बच्चे की क्या क्या क्षमताएं हैं और क्या क्या कमजोरियां हैं, इनका आकलन करते हैं। देन हम देखते हैं मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, जिसमें हम बच्चों की बुद्धि की क्षमता देखते हैं कि उसे कितनी लिमिट तक उसे समझ में आ रहा है ना, कितना वो समझ पा रहा है। देन उसका बिहेवियर देखते हैं, उसकी भावनात्मक स्थिति देखते हैं। देन हम चिकित्सकीय मूल्यांकन, मेडिकल असेसमेंट देखते हैं, बच्चे की शारीरिक स्थिति। ठीक है, सो ये सब हो जाते हैं जो होती है बच्चे की पहचान के तरीके हो जाते हैं। किन बच्चों की पहचान के तरीके? जो बच्चे जिन्हें विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनकी पहचान के तरीके। सो हमने क्या देखा? आइडेंटिफिकेशन देखा, फिर हमने विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं देखी, देन हमने देखा कि कौन कौन से पहचान के तरीके हैं। अब हम देखेंगे सुविधाएं कि इनकी क्या क्या फैसिलिटीज जो होती है, जो हमको रिक्वायर्ड होती है बच्चों को देना। ठीक है, तो सबसे पहली है विशेष स्कूल। ठीक है, जो स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं? स्पेशल स्कूल की हम वो करते हैं जिससे उन्हें उनको प्रॉब्लम ना आए और वह अच्छे से इन्वायरमेंट में उनको मिल सके। ठीक है, उनका हम सहायता कर सके कुछ स्पेशल तरीकों से। सो विशेष स्कूल जो होते हैं, स्पेशल स्कूल होते हैं, ये स्कूल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं। क्या है? यह जो स्कूल है विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं। और विशेष शिक्षक, इसके लिए जो शिक्षक होते हैं वह भी क्या होते हैं? ऐसे होते हैं, उनको मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज होता है कि इन बच्चों को किस तरीके से हैंडल करना है। जो हमारे कर्मचारी होते हैं वह भी क्या होते हैं? स्पेशल ट्रीटमेंट वाले होते हैं, जो बच्चों को अच्छे से ट्रीटमेंट दे, उपकरण प्रदान करते हैं। ठीक है, कई उपकरण प्रदान करते हैं, जैसे हैंडीकैप स्टूडेंट्स है तो हम उनको जो उनके फुट में फिट हो जाए इस तरीके से हम उसका वो चल सके, ऐसा हम उसको मशीन उसकी प्रोवाइड करवा देते हैं, या फिर व्हील चेयर प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई दे रहा है तो उसे जैसे नॉर्मल बच्चों को हम कीबोर्ड देते हैं, वैसे उनको ऐसा कीबोर्ड देना जिसमें उसका साउंड जनरेट हो, कि उसे क्षमता उसमें ऐसी डेवलपमेंट हो कि वह उसको आसानी से कर सके। ठीक है, उसकी सोचने की क्षमता, हम ऐसी साइन लैंग्वेज उन बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है, अब देन आ जाता है विशेष स्कूल के बाद आ जाता है समावेशी स्कूल, जिसको हम कहते हैं इंक्लूसिव स्कूल्स। ये स्कूल सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, समावेशी मतलब जिसमें बहुत चीजें समाहित होती है उसको बोलते हैं समावेशी। ठीक है, तो ये स्कूल सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान करते हैं, चाहे उनकी क्षमताएं कुछ भी हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हैंडीकेप बच्चे हैं उनको भी, ठीक है, जिनमें मेंटली डिसऑर्डर है उनको भी, और जो नॉर्मल उनको भी, तो उन सबको एक साथ एक ही जगह शिक्षा प्रदान करना इंक्लूसिव स्कूल होता है। वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अतिरिक्त सहायता, उनको क्या कहते हैं? ज्यादा सहायता मिलती है और संसाधन दिए जाते हैं। यह उनकी क्या हो जाती है? एक विशेषता हो जाती है कि भाई जिनको विशेष आवश्यकता है नॉर्मल बच्चों की कंपैरिजन में, उनको हम विशेष अतिरिक्त सहायता देंगे और संसाधन देंगे। ठीक है, देन आ जाता है हमारा फैसिलिटीज के अंदर तीसरा पॉइंट, संसाधन कक्ष। क्या आ जाता है? संसाधन कक्ष, रिसोर्स रूम्स। ये स्कूल के भीतर, स्कूल के अंदर विशेष कक्षाएं होती है। ठीक है, जहाँ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को व्यक्तिगत या छोटे समूह में अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। देन आता है सहायक उपकरण, असिस्टिव डिवाइसेस, व्हील चेयर, श्रवण यंत्र। आपने देखा होगा कि बच्चों के आजकल कान में मशीनें लगती है जिससे कि उनको सुनाई देता है। ठीक है, जिन बच्चों का डिसऑर्डर होता है ना श्रवण की, उनको प्रॉब्लम होती है सुनने में, व्हील चेयर दी जाती है। जिनको चलने में आता है, ब्रेल लिपि दी जाती है, या विशेष सॉफ्टवेयर दिए जाते हैं जिसके द्वारा क्या होता है? उपकरण होते हैं जो ऐसे बच्चों को हेल्प कर सके किसी चीज को पढ़ने समझने में। ठीक है, देन आ जाता है चिकित्सा और पुनर्वास सेवाएं। इसके अंदर क्या आता है? मेडिकल एंड रिहेबिलाइजेशन सर्विसेज। ठीक है, इसमें क्या होता है? फिजियोथेरेपी,
ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी। क्या क्या आ जाती है? फिजियोथेरेपी आती है। फिजियोथेरेपी में अंतर्गत क्या आता है? फिजियोथेरेपी में हम देखते हैं कि हमारे जो मसाज होती है, ठीक है, पैरों की, हाथों की, है ना, उसमें फिजियोथेरेपी दी जाती है हमारे हाथ पैरों में। तो उससे क्या होता है कि वो थोड़े प्रॉपर फंक्शन करने लगते हैं, ठीक है। देन जो हमारा ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, ठीक है, ऑक्यूपेशनल से रिलेटेड मतलब जो हमारी आंखों में यूज होती है, आंखों की जांच, आंखों के लिए उसका मोशन, है ना, तो ये सब ऑक्यूपेशनल थेरेपी में आता है। स्पीच थेरेपी मतलब बोलने, बच्चा बोल सके, है ना, उसको वह बोलने में प्रोनाउंशिएट कर सके, अच्छे सही सरल वर्ड बोल सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, उनको चिकित्सा सेवाएं भी प्रदान करते हैं, जिसके कारण अगर उसमें कुछ थोड़ी कम मात्रा में ही अगर स्पीच की कोई प्रॉब्लम है तो उसमें सुधार हो जाए, या फिर ज्यादा है तो वो समस्या थोड़ी कम हो जाए, ठीक है। अब संस्थाएं देखते हैं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है। तो सबसे पहला है सरकारी विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग। कौन कौन से? सबसे पहला है महिला एवं बाल विकास विभाग, दूसरा है सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग। देन आ जाता है हमारा गैर सरकारी संगठन, जिसको हम कहते हैं एनजीओ। कई लोग होते हैं जो एनजीओ चलाते हैं, तो वो क्या होते हैं, सरकारी नहीं होते, वह गैर सरकारी होते हैं, मतलब खुद के किसी ने पर्सनल खुद से बनाए हैं, ठीक है, जिसको हम प्राइवेट भी बोल सकते हैं। कई गैर सरकारी संगठन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा, पुनर्वास और अन्य सेवाएं प्रदान करते हैं, ठीक है। कौन करते हैं? जो एनजीओ होते हैं वो। देन आ जाता है हमारा राष्ट्रीय संस्थान। क्या आ जाता है? हमारा राष्ट्रीय संस्थान, जिसके अंतर्गत हमारे आते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट आ जाते हैं, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान। क्या आ जाते हैं? हमारे राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान आ जाते हैं, जिसके अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप, ठीक है, जिसमें देखने की क्षमता वाले, जो विजुअली किसको बोलते हैं? देखने वाले, विजुअल, ठीक है। तो जो हमारे दृष्टिबाधित संस्थान होते हैं वो कहाँ है? देहरादून में। और उसकी कब स्थापना हुई? 1979 में, ठीक है। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान जो है देहरादून में, और उसकी स्थापना 1979 में हुई। देन आता है अली यौवर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान। क्या है? अली यौवर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, अली यौवर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज। स्पीच मतलब बोलना और हियरिंग मतलब सुनना, इन दोनों की डिसेबिलिटीज, ठीक है। सो ये कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1983 यानी 1983 में। देन हमारा आ जाता है राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान। क्या आ जाता है? राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान आ जाता है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटल हैंडीकैप जो है सिकंदराबाद में। कहाँ है? सिकंदराबाद में है। और इसकी स्थापना 1984 में हुई। कब हुई? 1984 में हुई। सो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, क्या नाम है इसका? देख लिया आपने। देन सिकंदराबाद में, कहाँ पर स्थित है ये? सिकंदराबाद में। और इसकी स्थापना 1984 1984 में हुई। देन आ जाता है हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय आ जाता है, जो कि एक राष्ट्रीय शारीरिक विकलांग संस्थान है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसके नाम से यह है, और इसको बोलते हैं राष्ट्रीय शारीरिक विकलांग संस्था होती है ये, जिसके अंतर्गत इंग्लिश में इसे बोला गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, जिसमें शारीरिक अक्षमताएं होती है वो। कहाँ स्थित है यह? नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1960 में। तो यह जो सन है यह याद करने पड़ेंगे आपको स्टूडेंट्स। आपने एक चीज नोटिस करी कि इसमें जो इसके ईयर्स है वह सभी क्या है? 1979, 1983, 1984, 1960। तो 1900 के दशक में यह स्थापना हुई है सभी की। देन राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय कार्यक्रम आते हैं, ठीक है। वह आते हैं नेशनल एंड स्टेट लेवल प्रोग्राम्स, जिसके अंतर्गत सबसे पहला है राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम, ठीक है, जिसमें आता है समग्र शिक्षा अभियान। क्या आता है? समग्र शिक्षा अभियान। सभी बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करने का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है ना। समावेशी मतलब एक ही जगह, ठीक है, एक ही समावेश में शिक्षा प्रदान करने का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है, ठीक है, जो राष्ट्रीय स्तर पे होता है, ठीक है।
और इसके अंदर क्या होता है, इसमें नेशनल लेवल होता है, ठीक है। इनको प्रोग्राम्स यहाँ आयोजित किए जाते हैं, जिसके अंदर आता है समग्र शिक्षा अभियान। फिर अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, जिसमें हम देखते हैं विकलांगों आ जाता है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। क्या आ जाता है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट आ जाता है 2016। क्या आ जाता है 2016 का। यह अधिनियम विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें शिक्षा, रोजगार और अन्य क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करता है। कौन सा अधिनियम, जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम की बात की गई है 2016 के एक्ट की, ठीक है। जिसमें क्या हुआ, उसके अधिकारों की रक्षा, जो विकलांग व्यक्ति है उनके क्या क्या अधिकार है, आपने देखा होगा जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होती है उसमें विकलांग लोगों के लिए स्पेशल सीट्स प्रोवाइड की गई है, ठीक है। उनके आप टिकट वगैरह लेने जाते हैं तो विकलांग व्यक्तियों के लिए स्पेशल होता है, उन्हें पहले दी जाती है, ठीक है। या फिर आप चिकित्सकीय सुविधा में जाते हैं या फिर कहीं ऐसे जो प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पर इन लोगों के लिए स्पेशल अधिकार बनाए गए हैं, ठीक है। तो उसके बारे में उनको बताना, कई लोगों को इस बारे में पता नहीं होता है तो उसकी शिक्षा देना, ठीक है, इस अधिनियम के तहत, और उन्हें रोजगार व अन्य क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करता है, ठीक है। देन आ जाता है हमारा राष्ट्रीय न्याय अधिनियम। क्या आ जाता है हमारा राष्ट्रीय न्याय अधिनियम 1999, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। यह अधिनियम ऑजिक जो ऑटिज्म होता है, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहुविकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय निकाय की स्थापना करता है। कौन करता है, राष्ट्रीय न्याय अधिनियम। कब बना था, 1999 में, ठीक है। सो हमने 3 अधिनियम के बारे में बात करी। देन हम आ जाते हैं मध्य प्रदेश राज्य स्तर के कार्यक्रम, यानी स्टेट लेवल के। अभी हमने किसके लेवल के पढ़े, नेशनल लेवल के, जो था राष्ट्र लेवल के। अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश राज्य स्तर के कार्यक्रम, जिसमें आ जाता है निशक्तजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना। क्या आ जाता है, निशक्तजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को छात्रवृत्ति और अन्य सहायता प्रदान करना। क्या प्रदान करना, छात्रवृत्ति और अन्य सहायता प्रदान करना। यह आ जाता है निशक्त जन शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत। देन विकलांग छात्रवृत्ति योजना, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। वित्तीय मतलब पैसे, है ना, तो वित्तीय सहायता, पैसों की सहायता प्रदान करना, ठीक है। ये होता है विकलांग छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत। देन आता है मुख्यमंत्री निशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री जो होता है हमारे स्टेट के जो होते हैं अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो मुख्यमंत्री जो होता है हमारे एमपी का जो मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या करा, निशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना बनाई। विशेष आवश्यकता वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो हैंडीकेप लोग होते हैं, उनके विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। वो क्या करते हैं, वो एक सम्मेलन ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें वहां पर कर देते हैं, या फिर उनको पैसे दे देते हैं कि आप आपकी विवाह में जो पैसे हैं वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो विवाह योजना के अंतर्गत यह चीजें आ जाती है। देन आ जाता है जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र। पुनर्वास केंद्र मतलब जहाँ वास मतलब रहना, ठीक है। सो डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन देन सेंटर्स, विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर स्थापित केंद्र, ठीक है। क्या होती है, विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति होते हैं, उनको क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है। किस स्तर पर, जिला स्तर पर, है ना, स्थापित केंद्र। डिस्ट्रिक्ट में ऐसे केंद्र स्थापित होते हैं। देन आ जाता है हमारा डाटा या फिर डेटा, जिसमें आ जाता है भारत में विकलांगता। अब इस डेटा के अकॉर्डिंग हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारे भारत में कितने विकलांग जो व्यक्ति है वह प्रेजेंट है। तो भारत की बात की जा रही है, यानी नेशनल लेवल की बात की जा रही है, ठीक है। सो नेशनल लेवल पे हमारा है 2011 की जनगणना का डाटा है। कौन सी, 2011 की, मतलब अभी 2024 है। इसमें क्या है कि 2000 जो हमारा जो ईयर अभी रनिंग में चल रहा है, इसमें हम यह देखेंगे कि यहाँ तक की जो है इस जनगणना के अकॉर्डिंग हमारा जो है वह कितना बढ़ गया होगा या फिर कितना घट गया होगा।
तो यह जो हम आपको बता रहे हैं 2011 की बात कर रहे हैं कि 2011 में कितना बड़ा है, ठीक है। सो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2.68 करोड़ व्यक्ति, कुल जनसंख्या का 2.21%, ठीक है। कितना? कुल जनसंख्या जो है उसका 2.21%, 2.68 करोड़ व्यक्ति जो है, ठीक है, विकलांगता के साथ जी रहे थे, ठीक है। यह कौन सी जनगणना है? 2011 की जनगणना की बात की जा रही है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में विकलांगता जो है वह क्या है? मध्य प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों की संख्या 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग लगभग 15.5 लाख, ठीक है। सो आपको समझ में आ गया कि क्या हमारा रेशो रहा मध्य प्रदेश स्टेट लेवल का और नेशनल लेवल का, ठीक है, स्टेट लेवल का और नेशनल लेवल का। सो यह हो गया हमारा डाटा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, हमारा लास्ट पॉइंट है बाल देखभाल एवं संरक्षण। क्या है? बाल देखभाल एवं संरक्षण है चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन। क्या है? चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन। इसके अंतर्गत आता है सबसे पहला पॉइंट बच्चे की देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता, ठीक है। क्या आता है? बच्चे की देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता आता है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन, तो इसमें आता है बाल देखभाल। क्या आता है? बाल देखभाल बच्चे की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किए जाने वाले सभी कार्य, ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और प्यार शामिल है, ठीक है। यह सब आता है बच्चों की देखभाल के लिए। देन आ जाता है बाल संरक्षण में। संरक्षण मतलब उनको संरक्षित रखना। सो बच्चों को शोषण, उपेक्षा, दुर्व्यवहार और हिंसा से बचाने के लिए किए जाने वाले सभी कार्य, मतलब बच्चों की सेफ्टी है ना, उनके साथ उनका शोषण ना हो, ठीक है, उनसे कोई ज्यादा काम ना करवाए, ठीक है, या फिर कोई उनसे बिहेवियर बुरा बर्ताव ना करे, या फिर उन्हें गलत कार्य ना करवाए। तो इन सब से बचाने के लिए किए जाने वाले सभी कार्य, ठीक है। इसमें बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना कि जो हमारे हैंडीकेप बच्चे हैं उनकी क्या क्या अधिकार है, ठीक है, उनको वो देना। फिर उन्हें एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करना, क्योंकि जो स्पेशल रिक्वायरमेंट वाले बच्चे होते हैं उनको क्या होता है? एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो उन्हें प्रदान करना शामिल होता है, ठीक है, किसके अंतर्गत? बाल संरक्षण के अंतर्गत। देन आता है हमारा मुख्य उद्देश्य। क्या क्या हमारा उद्देश्य होता है? तो सबसे पहला होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण मतलब उसके पूरा शरीर का, तो सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना और उसके अधिकारों की रक्षा करना, ठीक है। क्या आ जाता है? बच्चे का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना और उसके अधिकारों की रक्षा करना। इस किसके अंतर्गत आ जाता है? बच्चे की देखभाल और संरक्षण की अवधारणा के अंतर्गत। देन आता है संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर। तो इसमें आ जाता है संस्थागत देखभाल के अंतर्गत, जो हमारा इंस्टीट्यूशनल केयर होता है उसके अंतर्गत परिभाषा। जब बच्चे अपने परिवार के साथ नहीं रह पाते, किसके साथ? अपने परिवार के साथ नहीं रह पाते हैं, तो उन्हें सरकार या गैर सरकारी, मतलब सरकारी और एनजीओ, जो एनजीओ की बात हो रही है, गैर सरकारी संगठन और जो सरकारी संगठन होते हैं उनके द्वारा संचालित संस्थानों में रखा जाता है, ठीक है। इन संस्थानों को बाल गृह, अनाथालय या विशेष गृह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाल गृह मतलब बच्चों का घर, या फिर अनाथालय जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए बनाया गया अनाथालय, या विशेष गृह जिन्हें स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है जो उन्हें विशेष गृह कहा जाता है, ठीक है। सो ये आ जाता है संस्थागत देखभाल के अंतर्गत। अब इसके प्रकार कौन कौन से हैं? तो जो हमारा बाल गृह है, चिल्ड्रन होम्स जो होते हैं 0 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। बाल गृह मतलब जिसमें बच्चे रहे, तो बच्चों की उम्र जो है किशोरावस्था के पहले तक की क्या होती है? 18। तो 0 से लेके 18, ठीक है, शिशु से लेके जो बालावस्था तक खत्म होती है वो एज तक के बच्चे सब आते हैं चिल्ड्रंस होम मतलब बाल गृह में। देन आ जाते हैं विशेष गृह, स्पेशल गृह बनाए जाते हैं, स्पेशल होम्स बनाए जाते हैं किशोर न्याय अधिनियम के तहत। किसके अधिनियम के तहत? किशोर न्याय अधिनियम के तहत। किशोर मतलब
जो बच्चे 18 के एज के होते हैं उनको हम किशोरी कहते हैं। तो किशोर न्याय अधिनियम के तहत अपराध करने वाले बच्चों के लिए, ठीक है, जो अपराध कर देते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होते हैं, वह बच्चे होते हैं, तो उनके लिए स्पेशल होम बनाए जाते हैं। देन आता है हमारा देखभाल गृह, जिसको हम शेल्टर होम्स कहते हैं। बेघर, जिनके पास घर नहीं होता, ठीक है, और जरूरतमंद बच्चे जिनको जरूरत होती है घर की, उन बच्चों के लिए अस्थायी आश्रय। अस्थायी मतलब पूरे लाइफ टाइम के लिए वह स्थायी नहीं होता है, जहाँ वो रहते हैं अस्थायी होता है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, अस्थायी आश्रय, ठीक है। तो यह किसके अंदर आ गया, हमारे प्रकारों के अंदर। हमने 3 प्रकार के होम देखे, बाल गृह यानी चिल्ड्रन होम, देन हमारा स्पेशल होम, देन हमारा जो है शेल्टर होम, ठीक है, क्या होता है, शेल्टर होम, इसके अंतर्गत हमने देखा। अब हम देख लेते हैं लाभ, क्या क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहला आता है सुरक्षित वातावरण मिलता है, अच्छा भोजन मिलता है, अच्छा रहने के लिए आश्रय मिलता है, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल होती है। ये लाभ होता है जो हमारे संस्थागत और गैर संस्थागत इंस्टीट्यूट होते हैं वहां की, ठीक है। देन कमियां, क्या क्या कमियां होती है वहां पर रहने के लिए। तो परिवार के प्यार और स्नेह की कमी, आप अब देखेंगे कि जो अनाथालय होता है, ठीक है, या फिर जो स्पेशल होम होते हैं वहां पर परिवार नहीं होता, ठीक है, तो जो परिवार का प्यार होता है वो भी उन बच्चों को नहीं मिल पाता, उन्हें वो स्नेह नहीं मिल पाता जो बच्चों को रिक्वायर होता है। या फिर व्यक्तिगत ध्यान की कमी, जो व्यक्तिगत ध्यान होता है उसकी कमी होती है। और संस्थागत जीवन शैली, ठीक है, क्या होती है, संस्थागत जीवन शैली होती है। देन हम देखेंगे कि गैर संस्थागत, जो हमारी गैर संस्थागत देखभाल होती है वह क्या होती है। इसकी परिभाषा है जब बच्चों को उनके परिवार या समुदाय के भीतर ही देखभाल और सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है, बच्चे जो होते हैं उनको परिवार या समुदाय के भीतर ही देखभाल और सहायता प्रदान की जाती है। देन प्रकार, पारिवारिक देखभाल, ठीक है, क्या होता है, पारिवारिक देखभाल, यह क्या होता है, प्रकार का शामिल है। पहला पॉइंट है प्रकार का, पारिवारिक देखभाल, फैमिली बेस्ड केयर, जैविक माता पिता जो होते हैं, मतलब जो उनके जैविक माता पिता है, रिश्तेदार होते हैं, या दत्तक माता पिता द्वारा, मतलब जो सौतेले होते हैं ना, तो उनके माता पिता द्वारा देखभाल होती है, तो इसको हम बोलते हैं फैमिली बेस्ड केयर बोलते हैं, ठीक है। यह किसका है, गैर संस्थागत देखभाल, नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर की बात हो रही है। इसके पहले हमने किसकी बात की, इंस्टीट्यूशनल केयर की बात की, ठीक है, जो संस्थागत है। अब जो गैर संस्थागत है वहां की जो देखभाल होती है उसके बारे में, इसकी परिभाषा क्या होती है कि जब बच्चों को उनके परिवार या समुदाय के भीतर ही देखभाल और सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं गैर संस्थागत। देन अब हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे कि पोषण देखभाल, ठीक है, अभी हमने देखा गैर संस्थागत में, ठीक है, अभी आ जाएगा सेकंड पॉइंट, पोषण देखभाल, फोस्टर केयर, सरकार द्वारा अनुमोदित परिवारों द्वारा अस्थायी देखभाल होती है, ठीक है, और सामुदायिक आधारित देखभाल, जिसमें कम्युनिटी बेस्ड केयर होती है, समुदाय के भीतर, मतलब समुदाय के अंदर बच्चों के लिए सहायता समूह, डे केयर सेंटर और अन्य सेवाएं प्रदान की जाती है। अब इसका क्या लाभ होता है, परिवार का माहौल मिलता है, व्यक्तिगत ध्यान होता है और समुदाय से जुड़ाव होता है। और इसकी क्या चुनौतियां होती है, तो संसाधनों की कमी होती है, निगरानी की कठिनाई होती है। तो हमारे पास क्या होते हैं, संसाधन कम होते हैं और जो बच्चों की निगरानी होती है उसकी कठिनाई होती है। हाँ, अच्छे से मतलब जो निगरानी हो पाती है बच्चों की वो नहीं कर पाते, उसमें हमें कठिनाई होती है। देन अनाथ, बेसहारा, निशुल्क, निशक्त, एड्स प्रभावित बच्चों के लिए योजना है, ठीक है, जिन बच्चों को एड्स हो जाता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, जो एड्स होता है उसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, और HIV क्या होता है, इसमें वायरस होता है, ठीक है। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। स्कीम फॉर ऑर्फेन, डिस्टिट्यूट, डिसेबल्ड एंड HIV एड्स अफेक्टेड चिल्ड्रंस, ठीक है। सबसे पहला है अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए एकीकृत बाल संरक्षण योजना। कौन सी योजना, एकीकृत बाल संरक्षण, मतलब बच्चों के रहने का योजना, है ना,
उस स्कीम में क्या बताया है, इस स्कीम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, ICPS, केंद्र सरकार की योजना जो बच्चों के लिए एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण बनाने का प्रयास करती है। इसमें संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल बाल कल्याण समितियां, जिसमें चाइल्ड वेलफेयर कम्युनिटीज CWCS और किशोर न्याय बोर्ड, जिसको हम जूनियर जस्टिस बोर्ड बोलते हैं, ठीक है, JJBS, ये इसमें शामिल होते हैं। क्या क्या होते हैं, CWCS और JJBS, ठीक है, ये दोनों शामिल होते हैं किसके अंतर्गत, एकीकृत बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत। देन आता है हमारा मिशन वात्सल्य, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की एक केंद्र पर प्रायोजित योजना है जो 0 से 18 वर्ष के आयु मतलब जो बाल्यावस्था के बच्चे हैं वर्ग के अनाथ और बेसहारा बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा प्रदान करती है, ठीक है, किसमें, मिशन वात्सल्य में, ठीक है। आपने कौन कौन से मिशन वो योजनाएं देखी, एकीकृत बाल संरक्षण योजना, देन मिशन वात्सल्य योजना। अब एक और आ जाती है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। क्या आ जाती है, गैर संस्थागत की बात कर रहे हैं हम, संस्थागत की बात नहीं कर रहे हैं, गैर संस्थागत की बात कर रहे हैं। सो मुख्यमंत्री जो होती है बाल आशीर्वाद योजना होती है, इसमें मध्य प्रदेश इस योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। क्या करता है, जो मध्य प्रदेश होता है वह क्या होता है, जो हमारे जो अनाथ बच्चे होते हैं उन बच्चों को आर्थिक सहायता है नहीं या फिर स्पॉन्सरशिप, बच्चों को क्या मिलती है, स्पॉन्सरशिप मिलती है एवं निजी देखरेख में, खुद की देखरेख में पालन पोषण का लाभ मिलता है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है अंतर्गत अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता और जो होता है स्पॉन्सरशिप, निजी देखरेख में पालन पोषण का लाभ दिया जाता है। देन आता है निःशक्त बच्चों के लिए, किस बच्चों के लिए, निःशक्त बच्चों के लिए, जिन बच्चों में शक्ति नहीं होती है या फिर वो खुद से नहीं कर सकते, तो वो होते हैं विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत शिक्षा, रोजगार और सुगम्यता में समान अवसर, ठीक है। देन आता है हमारा समग्र शिक्षा अभियान, समावेशी शिक्षा आती है, ठीक है। देन हमारा आता है राष्ट्रीय संस्थान, ठीक है, राष्ट्रीय संस्थान किन बच्चों के लिए, निःशक्त बच्चों के लिए, जिसमें विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं के लिए विशेष संस्थान होते हैं, सहायक उपकरण, जिसमें आते हैं सरकार और गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। एड्स प्रभावित बच्चों के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, NACO, नेको भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, नेको से आप याद रखिएगा, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन। इसके अंदर क्या होता है, HIV एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, ठीक है, नेशनल लेवल पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिसके अंतर्गत जो एड्स होते हैं उसकी रोकथाम कैसे की जाए और उससे नियंत्रण कैसे किया जाए, ठीक है। देन आ जाता है एकीकृत परामर्श और परीक्षण केंद्र, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स होते हैं, ICTCS इसका फुल फॉर्म होता है, जिसमें HIV की परीक्षण की जाती है और परामर्श मतलब जो हम डॉक्टर से हम कंसल्टेशन करते परामर्श लेते हैं वो होता है, ठीक है। तो किसके अंतर्गत होता है, निःशक्त बच्चों के लिए होता है, ठीक है। देन अब हम देख लेते हैं जो होता है नेक्स्ट होता है एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी होती है, ठीक है, जो बच्चे होते हैं उनके लिए। सो क्या होती है, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी होती है। इस थेरेपी में जो हमारे इस थेरेपी के अंतर्गत कौन से बच्चे आते हैं, जिन बच्चों में यह प्रॉब्लम आती है, ठीक है। सो यह प्रॉब्लम कब आती है, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी के अंतर्गत आती है। इस थेरेपी में HIV एड्स के उपचार के लिए दवाएं दी जाती है, किसके उपचार के लिए, HIV एड्स के उपचार के लिए। बच्चों के लिए विशेष गृह, कुछ राज्यों में HIV एड्स से प्रभावित बच्चों के लिए विशेष गृह स्थापित किए गए हैं, ठीक है, सभी राज्यों में नहीं लेकिन कुछ राज्यों में, ठीक है। देन बच्चे और कानून, चिल्ड्रन एंड लॉ,
तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की बात हो रही है। इसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। किसके? आपको ये याद रखना है कि बच्चे और कानून जो चिल्ड्रन एंड लॉ बनाए गए हैं भारतीय संविधान के अंदर। किस संविधान के अंदर? भारतीय संविधान के अंदर की बात की जा रही है। कौन से अनुच्छेद की? 21वें अनुच्छेद में यह बताया गया है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, क्या क्या इसके अधिकारों की सूची है, इन बारों में यहाँ डिस्कस किया गया है। अनुच्छेद 24 जो है, जिसमें बाल श्रम का निषेध किया गया है, मतलब बच्चों को काम करवाने पर रोक लगाई गई है। किस अनुच्छेद के अंदर? 24वें अनुच्छेद के अंदर। फिर आता है अनुच्छेद जो 39वां अनुच्छेद आता है, उसका कौन सा पोर्शन? ई पोर्शन और एफ पोर्शन। कौन सा पोर्शन? ई पोर्शन और एफ पोर्शन। इस राज्य के बच्चों को जो होते हैं राज्य को बच्चों के कल्याण के लिए नीतियां बनाने का निर्देश दिया गया है। फिर आता है अनुच्छेद 45 आता है, यानी 45वां अनुच्छेद आता है, जिसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, किससे? जो 6 वर्ष से जो कम के हैं बच्चे, उन बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान होता है। ठीक है। देन आ जाता है हमारा किशोर न्याय। ठीक है। जो 18 के बच्चे हैं उनकी बात की गई है। बच्चों की देखभाल और संरक्षण होता है इसके अंदर। यह अधिनियम है 2015 का। ठीक है। जिसको हम इस अधिनियम बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए मुख्य कानून है। यह 2 प्रकार के बच्चों को परिभाषित करता है। पहला जो है वह है देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जिसको हम CNCP एक्ट बोल सकते हैं। अनाथ, बेसहारा, शोषित या अपेक्षित बच्चे। देन आ जाता है हमारा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे। ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कम उम्र में ही अपराध कर बैठते हैं। ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं? कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे। इंग्लिश में हम कहते हैं चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, CICL। ठीक है। अपराध करने वाले बच्चे, ये 2 प्रकार के बच्चों को इसमें लाया गया है। किस अधिनियम के द्वारा? किशोर न्याय अधिनियम 2015। ठीक है। तो देन आता है हमारा बाल कल्याण समितियां। ठीक है। क्या होती है? बाल कल्याण समितियां होती है, CWCS बोलते हैं इसको। इसके बारे में हमने अभी पहले भी चर्चा की है। इनमें CNCP के मामलों को देखती है। किन मामलों को? CNCP के मामलों को, जिसके अंतर्गत चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, ये जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन होता है। देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को इस मामलों में देखती है। कौन देखती है? बाल कल्याण समितियां देखती है। देन किशोर न्याय बोर्ड जो JJBS, इसके बारे में भी हमने पहले डिस्कस किया है। वो क्या देखती है? CICL के मामलों को देखती है, मतलब चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, इन बच्चों को देखती है। फिर आता है यौन अपराध से संरक्षण, बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012। ठीक है। यौन अपराध जो होते हैं, जिसको प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, POCSO एक्ट। क्या बोलते हैं इसको? POCSO एक्ट बोलते हैं। शॉर्ट में भी आप याद कीजिएगा स्टूडेंट्स, POCSO एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ठीक है। यह अधिनियम बच्चों को यौन शोषण और यौन उत्पीड़न से बचाता है। ठीक है। यह बच्चों के यौन शोषण के विभिन्न रूपों को परिभाषित करता है और कठोर दंड का प्रावधान करता है। कहीं बच्चे ऐसे होते हैं, आजकल आपने देखा होगा, कहीं ऐसे रेप केसेस सुने होंगे जिसमें बच्चे छोटे होते हैं, उनकी एज कम होती है। ठीक है। उनके साथ यौन शोषण होता है। तो यह यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम एक लागू किया गया, जो कि 2012 में लागू हुआ, जिसको हम इंग्लिश में POCSO एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है। देन आ जाता है हमारा बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम। ठीक है। बाल श्रम अधिनियम आ जाता है, इसमें 1986 में यह बना था, इसका गठन हुआ था। इसमें हम देख लेते हैं कि यह अधिनियम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक व्यायाम में काम करने से रोकता है। ठीक है। कई ऐसे व्यवसाय होते हैं, खतरनाक व्यवसाय होते हैं, उसमें बच्चे काम करते हैं। ठीक है। तो 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे, जिसमें समझ कम होती है, वह इस अधिनियम के अंतर्गत इन्हें लाया गया है। ठीक है। और यह 14 से 18 वर्ष के किशोरों के काम करने की स्थितियों को भी नियंत्रित करता है। जैसे कि 14 से जो 18 वर्ष के बच्चों की बात है, ये भी किशोरी। ठीक है। तो इनकी जो बात हो रही है, इनके बच्चों की स्थिति को देखता है कि किस स्थिति में वो बच्चे काम करें। अगर अच्छी स्थिति में वर्क कर रहे हैं तो उन्हें
ठीक है, लेकिन अगर उनकी खराब स्थिति में वर्किंग हो रही है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है या फिर उन्हें फोर्सफुली वर्क करवाया जा रहा है, तो इस अंतर्गत के तहत इनके ऊपर जो है योजना बनाई गई है। ठीक है, देन आ जाता है हमारा एकीकृत बाल सुरक्षा योजना। क्या आ जाता है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं ICPS, अब मिशन वात्सल्य में समाहित। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना को बनाने का मेन उद्देश्य यह है बच्चों के लिए एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण बनाना। ठीक है, सुरक्षित मतलब सेफ्टी प्रोवाइड करना और संरक्षित एक अच्छा वातावरण उन्हें प्रोवाइड करना। इसके क्या क्या घटक हो सकते हैं? तो पहला घटक है संस्थागत देखभाल, बाल गृह, विशेष गृह, आश्रय गृह। ठीक है, इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। देन आ जाता है हमारा गैर संस्थागत देखभाल, जिसमें आ जाता है प्रायोजन। ठीक है, स्पॉन्सरशिप देते हैं हम बच्चों को, पोषण की देखभाल, फोस्टर केयर देते हैं, दत्तक ग्रहण, एडॉप्शन देते हैं, ऐसे माता पिता देते हैं, उन्हें प्रोवाइड करते हैं जो उनकी देखभाल करे। ठीक है, या फिर बाल कल्याण समितियां जो CWCS है वो, और किशोर न्याय बोर्ड JJBS। ठीक है, JJBS किसको कन्वर्ट करता है? CICL वाला को। ठीक है, एंड प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण। ठीक है, देन जागरूकता बढ़ाना, यह सब इसके क्या हो जाएंगे? घटक हो जाएंगे। किसके घटक हो जाएंगे? जो हम एकीकृत बाल सुरक्षा योजना ICPS की बात कर रहे हैं उसकी। ठीक है, अब ये आंकड़े, इसमें आंकड़े क्या बोलते हैं? हमारा जो नेशनल है भारत के, उसमें क्या है? हमारे राष्ट्र के आंकड़े क्या कहते हैं? यूनिसेफ जो होता है, यूनिसेफ के अनुसार भारत में लगभग 3 करोड़ अनाथ बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 3 करोड़ अनाथ बच्चे हैं। ये कौन कह रहा है? यूनिसेफ के द्वारा ये बताया गया है। भारत की बात की जा रही है। देन जो हमारा मध्य प्रदेश है, ठीक है, इसमें क्या होता है? 2011 की जनगणना, आपने जहां भी देखा होगा 2011 की जनगणना की ही बात की गई होगी। ठीक है, सो मध्य प्रदेश में 15 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लगभग 7 लाख बच्चे बाल श्रम में संलग्न थे। कितने? जो 7 लाख बच्चे थे। ठीक है, किस आयु के? 5 से लेके 14 वर्ष की आयु के, वह संलग्न थे, मतलब उसमें काम, बाल श्रम में मतलब काम करवाने में, काम करने में, कहीं ना कहीं वो काम कर रहे हैं, तो इसमें संलग्न, इसमें लगे हुए थे। तो यह सब आंकड़े बताए गए हैं हमारे राष्ट्र के और MP के। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट वन है वो हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, हमारे सभी पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो हमने 4 पॉइंट्स को डिटेल्स में जाना और हमने इन सभी को कवर किया जो शिशु की प्रारंभिक देखभाल है इसके अंतर्गत। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप हमारा चैनल जो है उसमें बने रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और नई वीडियो के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।